तो आज सेकेंड डे है और सेकेंड डे की क्लास की शुरुआत हम दो चीजों से करेंगे। हालांकि आज हमें फॉर्मूला पढ़ाना है, लेकिन फॉर्मूले के सेशन में 1.5 घंटा रखा है और कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहूंगा मैं। अब आपके सामने एक कुछ डेटा शीट दिख रहा है। बेसिकली हम जब कॉर्पोरेट में काम करते थे तो वहां पे हमें अटेंडेंस की वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी। मैनुअल अटेंडेंस जो लगता था उसकी वेरिफिकेशन तो कैसे करते थे? तो जो हमारे एडमिन टीम होती थी उनको मांगते थे एक्सेस कार्ड का डेटा। एक्सेस कार्ड एक आई कार्ड में ही लगा रहता है और उसी के अंदर में चिप होता है जिससे डोर ओपन होता है। मैंने नो बडी उसके एक्सेस कार्ड के बगैर कोई उसके अंदर नहीं जा सकता है रूम में। तो बायोमेट्रिक तो इधर चला है, लेकिन जब हम 10-12 साल पहले काम करते थे तो वहाँ बायोमेट्रिक उतना था नहीं। अब तो मोदी जी ने सब गवर्नमेंट ऑफिस में लगाया है, तो प्राइवेट कंपनी भी करा रही है। तो वहां पे एक्सेस कार्ड का डेटा मिल रहा था। अब एडमिन टीम हमें ये नहीं देती थी कौन प्रेजेंट है कोई ऑब्सेंट। एडमिन टीम देती थी कि किस बंदे ने, किस एम्प्लॉय ने किस डेट को अपना एक्सेस कार्ड कितना बार यूज किया है। ठीक है, इसका डेटा देते थे जो आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें क्या होता था कि ये जीरो होता था। जीरो इट मीन्स यूज नहीं किया, हम इसको absent बोलते। पर प्रॉब्लम ये है कि जब अपने बॉस को इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजते थे तो वो कहते थे वो नंबर क्या है, absent प्रेजेंट डालो। अब इस नंबर को हटा नहीं सकते क्योंकि ये डेटा क्रॉस चेक होने के लिए जिस सीट के साथ जाएगा वहां नंबर होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम है कि प्रिंट आउट में आना चाहिए absent प्रेजेंट, लेकिन ओरिजिनली में होना चाहिए जीरो एंड नंबर। तो हम लोग इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते थे। तो इसको सिलेक्ट करते थे और हम नंबर फॉर्मेट में आते थे कस्टम में। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम पी लिखते थे। हमने बताया था कि अगर हम जीरो लिखेंगे तो नंबर आएगा, जीरो नहीं लिखेंगे तो जो हम अपना टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वही आएगा। जैसे एमआरपी एग्जांपल दिया था मैंने, सेम थिंग यहाँ होगा। अब जैसे कि इसके अंदर जो फॉर्मूला के जो पैलेसेस होते हैं, इनपुट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 इनपुट्स होते हैं। पहला हुआ पॉजिटिव नंबर, सेमीकोलन डालूंगा तो आएगा निगेटिव। अब यहाँ जो डालूंगा निगेटिव नंबर को इम्पैक्ट करेगा, बट मेरे डेटा में कोई नेगेटिव नंबर है नहीं, तो मैंने कीप द ब्लैंक। थर्ड आता है जीरो, और यहाँ पे हमने दे दिया ए फॉर absent। एंड फोर्थ आता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट भी नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या डाला, पी, पी सेमीकोलन स्पेस अगेन सेमीकोलन एंड पी, सॉरी ए। अब जैसे मैं ओके करूंगा आप देखेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं वो बन गए प्रेजेंट और जीरो बन गया। अब थोड़ा सा और अच्छा करना है कि जितने भी ए वाले हैं ना उसको हाईलाइट कर देना है। तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू जीरो तो कर ही सकते हैं, राइट? उतना करने की क्या जरूरत है? कस्टम फॉर्मेटिंग जो आपने लगाया उसी में ए के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में रेड, स्क्वायर ब्रैकेट में रेड, ग्रीन, ब्लू, श्याम, मजेंटा, ऐसे नंबर, व्हाइट, ब्लैक आप डाल सकते हैं। और जैसे कीजिएगा इसका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि विजिबिलिटी आ रही है परसेंट प्रेजेंट, बट एक्चुअली में क्या है, नंबर है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए बॉस के साथ अप्रूवल भी मिल जाएगी और हमारा डेटाबेस भी इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, चलिए, और आज की शुरुआत में हम बात करेंगे आपके साथ एक डैशबोर्ड से। ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है इसको बनाएंगे आप। सिंपल है, क्योंकि डैशबोर्ड बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने एक सिंपल डैशबोर्ड चूज किया है आपके लिए। अब ये डैशबोर्ड है क्या? सबसे पहले डेटा को समझिए, डेटा क्या है। वही डेटा जो कल हमने आपके साथ पिवट में डिस्कस किया था, सेम डेटा। एक वेबसाइट की डेटा है जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है, उसका डेटा है। उसमें हुआ कि किस रेट को कितनी क्वांटिटी किस रेट से कितना रेवेन्यू अमाउंट पे बेचा। इसको बेचने के लिए उस दिन का टारगेट क्या सेट किया गया था, इस पे उसने एड पे जो खर्च किया था उस एड के जरिए कितना प्रॉफिट आया उसका, एंड एड पे कितना खर्चा किया। जो गूगल एड होते हैं ना, फेसबुक वगैरह पे एड आते हैं जस्ट लाइक एड। अब कितने लोगों ने उस क्लिक किया उस एड पे, उस वेबसाइट पे क्लिक किया। अब सब जो क्लिक करेगा सब तो खरीदेगा नहीं, किसी को अच्छा लगा उसको खरीदने के लिए बाय पे जब क्लिक किया तो साइन अप के लिए पूछा, तो कितने लोगों ने साइन अप की। जो 331 में से 231 लोगों ने साइन अप किया। कितने लोगों ने इसको कार्ड में ऐड किया
और कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक करके फाइनली बाय तक पहुंचा, और बाय को कंप्लीट कितने लोगों ने की, और ये जो हुआ वो किस सिटी के लिए, राइट। ये डेटा है। अब इसी डेटा पे डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मुझे मंथली डैशबोर्ड हर मंथ का दिखेगा यहाँ पे। जैसे जैन पे क्लिक करूंगा या फैब पे क्लिक करूंगा तो फैब का आएगा। तो फैब का सबसे पहले आएगा मेरा सेल्स और टारगेट का फ्लो, जहां हम कंपेयर करेंगे किस डेट को सेल्स हमारा, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। देन नीचे आता है यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू, कि किस प्रोडक्ट में हमने कितना रेवेन्यू ओवरऑल इस मंथ में जनरेट किया है। सेकेंड आता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने बाय किया। तो क्लिक और बाय का रेशियो यहाँ दिख रहा है कि 20% लोगों ने बाय किया, नोएडा में 21% लोगों ने बाय किया। ओके, उसके बाद कुछ स्टैटिक्स है कि टोटल स्पेंड कितना था, टोटल अर्निंग कितना था, हम अर्निंग के अगेंस्ट स्पेंड कितना परसेंट किए रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, कितने लोगों ने पेज व्यू किया, कितने लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय का परसेंटेज किया है, वगैरह वगैरह। कुछ स्टैटिक्स है यहाँ, सिंपल सा वेबसाइट है, और ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है, मेरी इस डेटा से कनेक्टेड। ओके, मतलब कि जो ये डैशबोर्ड हमने मेहनत किया है सिर्फ एक महीने का, एक बार का मेहनत। एवरी मंथ डेटा ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड होता है और यहाँ पे आता है। ठीक है, तो चलिए ये आपके साथ बनाते हैं। ये आपका पिवट डे 1 पिवट टेबल डैशबोर्ड पार्ट 2 करके एक ऑप्शन आया होगा, वो फाइल आप खोल के देख सकते हैं, और मेरे साथ बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। सबसे पहले मैं डेटा को कॉपी करके एक नई सीट पे ले जाता हूं, पुरानी सीट की छेड़छाड़ नहीं करता हूं मैं, और यहाँ पे इसका नाम डेटा डाल। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जो पिवट लगाऊंगा उसके लिए सीट पहले जो जब भी डैशबोर्ड बनाए तो पहले सीट डिक्लेयर कर लें। ये हमारा डेटा सीट हुआ। दूसरा मैं यहाँ पे सपोर्ट सीट रखूंगा, जहां पे मेरे पिवट की समरी आएगी, क्योंकि मैं हर पिवट के लिए अलग अलग सीट नहीं देना चाहता हूं। हम एक ही सीट पे कई सारे पिवट लगाना चाहूंगा, जैसे यहाँ देखिए एक ही सीट पे कई सारे पिवट। और दूसरा हमारा डैशबोर्ड होगा। तो 3 सीट हम डिक्लेयर कर लिए। अब बारी आती है फॉर्मेटिंग की। जो फॉर्मेटिंग है इस फॉर्मेटिंग को करने की बारी आती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बी से लेके डब्ल्यू तक का है, तो बी से लेके डब्ल्यू तक और नीचे 35 है, तो हम यहाँ पे 50 ले लेते हैं। तो हम यहाँ से उठाएंगे और डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पे वाई जेड तक ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और नीचे भी 50 तक ले लेते हैं। तो सिलेक्ट किया एरिया को, सिलेक्ट करने का वही तरीका, शिफ्ट के साथ क्लिक किया मैंने, और इसकी बैकग्राउंड कलर को ग्रे कर दिया। ग्रे हो गया। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो हमें बनाने ना पड़े। इसके ऊपर व्हाइट कलर का चार्ट आएगा तो ये अपने आप बॉर्डर बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ग्रे कलर कर दिया। अब यहाँ पे एरिया डिफाइन करेंगे, क्या चाहिए। सबसे पहले तो टाइटल चाहिए। तो हमने बताया था कि कॉलम और रो एक एक छोड़ दीजिएगा एडजस्ट करने के लिए। एक एरिया हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इसके हमने टाइटल दिया सेल्स डैशबोर्ड। मैं सिंपल बना रहा हूं, बट आप लोग अट्रैक्टिव और ज्यादा इसमें चीजें कलर वलर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल बना रहा हूं। सेल्स डैशबोर्ड हो गया। अब मुझे ये चाहिए, स्लाइसर्स चाहिए। ये क्या है, स्लाइसर्स है। बता दूं इनके पास 2013 से नीचे का वर्जन है, उनको स्लाइसर्स नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने देखे 2007 यूज कर रहे थे सामने, तो मैंने पहले बता दिया। तो स्लाइसर आएगा पिवट से, तो मुझे पिवट लगाना होगा। तो यहाँ पे पिवट में एक प्रॉब्लम आ कि अगर मैंने जनरली पिवट लगाया वो तो एक फिक्स रेंज का होगा। अब पिवट मुझे इसी सीट पे लगाना है, तो मैं ओके डायरेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाके मुझे पिवट कहाँ लगाना है वहां लोकेशन दो। ठीक है, तो यहां पिवट लगेगा। लेकिन पिवट में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैं चेंज डेटा सोर्स पे जाता हूं तो ये देखिए हमारा डेटा फिक्स है 1465 फिक्स है। मतलब कि मान लीजिए कि सिर्फ एक मंथ का डेटा है, अगले महीने दूसरे मंथ का डेटा ऐड होगा, तो ये तो इतना आप इंक्रीज नहीं ना होगा। फिक्स रेंज हो गया, मुझे मैनुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर ऑटोमेटेड रिपोर्ट ऑटोमेशन कैसे हुआ, यहाँ पे मैनुअल वर्क करना पड़ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेंज पिवट टेबल।
कि मेरा पिवट टेबल डायनामिकली चेंज हो जाए, अपना रेंज चेंज कर ले। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है ऑफसेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे फॉर्मूला 2 बार लगा के दिखाऊंगा, बट आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं लिखा ऑफसेट। ऑफसेट बोलता है कि डेटा स्टार्ट कहां से हुआ, रेफरेंस मतलब स्टार्ट ऑफ द डेटा। तो डेटा मेरा स्टार्ट हुआ A1 से। ठीक है, अब बोलता है कि मुझे यहाँ पे आता है रो एंड कॉलम, इट मींस कि जहां से डेटा स्टार्ट हुआ है वहीं से चलना है, या कुछ रो एंड कॉलम हमें स्किप करने हैं शुरुआत के। तो हमने बोला नहीं नहीं, स्किप नहीं करना है, उसे वहीं चलना है। इट मींस हमने यहाँ पे जीरो, रो जीरो एंड कॉलम जीरो दे दिया। अब यहाँ पे आता है रो की हाइट, कि हाइट क्या है, माने टोटल कितने रो हैं इसके अंदर। अब यही तो दिक्कत है, रो तो बढ़ते घटते रहेंगे। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चूज करना होगा जो ये बताए कि कितने सेल में डेटा फिल, ब्लैंक छोड़ को छोड़ के कोई भी डेटा अगर हम डालते हैं तो कितने फील्ड में डेटा है, उस कॉलम के कितने सेल में डेटा है, ये चीज बताने का काम करता है काउंट ए। एक काउंट भी होता है, बट काउंट यूज मत कीजिएगा, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, तो सिर्फ नंबर वाले कॉलम में वर्क करेगा, बाकी में वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप यूज करें काउंट ए, इट मीन काउंट ऑल। काउंट ऑल में मैंने कॉलम दे दिया ए। ठीक है, तो काउंट ए का काम क्या है कि किसी भी कॉलम के कितने सेल में आपने डेटा फिल किया है, चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, डेट हो, टाइम, एनीथिंग, वो आपको काउंट करके बताता है। तो ये ऑप्शन के मिल गया हाइट, इट मींस टोटल रो, और डायनेमिक है, डेटा ऐड होगा, अपने आप को चेंज कर ले, काउंट 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 ए अपना रिजल्ट इंक्रीज करेगा, तो ऑफसेट भी आगे बढ़ जाएगा। अब यहां पे आता है विड्थ, कि मतलब कि कितने रो, कितने कॉलम्स का है डेटा। तो यहां भी सेम हम काउंट ए लेंगे, लेकिन इस बार हम कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे रो, वन बाय वन। जैसे ए बाई ए मतलब हुआ पूरा ए कॉलम, ऐसे वन बाय वन हुआ पूरा रो। तो इस रो में जितने भी कॉलम सेल में फिल होंगे उसका यहां पे डेटा दे देगा। और ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब आपके पास लेटेस्ट एक्सेल 365 है, तो एंटर प्रेस करते ही पूरा डेटा यहां अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर 16 है या 19 है या 13 है या फिर 10 है, 7 है, तो वहां पे डेटा नहीं अपीयर होगा, यहां पे आपको वैल्यू का एरर आएगा। एरर, तो एरर से घबराना नहीं, वो एरर का एरर आता है। अब यहां पे क्या करना है कि अब इसको आगे सेकेंड प्रोसीजर से पहले इसको मुझे फ्रीज करना है, मतलब कि डॉलर साइन लगाना है, जो कल बताया था आपको मैंने। F4 प्रेस कीजिएगा, शॉर्टकट होता है डॉलर साइन लगाने का। F4 कर्सर रखिए, जहां आपको करना है उस पर कर्सर रख के जस्ट F4 प्रेस कीजिए, ये सारा डॉलर साइन लग जाएगा। ठीक है, एंटर मार के चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। अब डबल क्लिक करके इस पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, एस्केप मार के बाहर आइए। अब फॉर्मूला बार के अंदर में एक होता है डिफाइन नेम, डिफाइन नेम में गए। डिफाइन नेम क्या होता है बताता हूं। जैसे यहां मुझे अगर सम का फॉर्मूला लगाना है, तो सम का फॉर्मूला में हमने यहाँ एक रेंज दिया ना, A3 से D8, लेकिन हर बार मुझे इसका याद नहीं रहता, हर बार सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक एरिया को सिलेक्ट करके डिफाइन नेम में इसका नाम लिख दिया SM। क्या लग दिया, SM, एक निक नेम डाल दिया। अब मैं कहीं भी मुझे अगर एरिया सिलेक्ट, एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पे सीधे SM लिख सकता हूं। ठीक है, तो अभी डिफाइन नेम कहता है कि आप मेरे अंदर सेल डायरेक्ट सेल रेफरेंस तो दे ही सकते हैं, और साथ में दे सकते हैं अपना फंक्शन फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला जो सेल रेफरेंस रिटर्न करता हो। ये जो डेटा आपका है, ये जो ऑफसेट है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, सेल रेफरेंस। अगर इसको चेक करना है तो सम के अंदर डालिए तो आपको पता चलेगा। अब यहां पे एक चीज और सीखिए, कोई फॉर्मूला को समझना है कि ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, तो उसको समझने के लिए उस पर कर्सर रखिए, और फॉर्मूला बार के अंदर आता है एवलेट फॉर्मूला, यहां पे चले आइए। यहां पे एक एक करके देखिए, काउंट ए, इसने रिजल्ट दिया 11465,
फिर ये चला काउंट है, ये रिटर्न किया। फिर ऑफसेट ने क्या रिटर्न किया? ऑफसेट ने कोई डेटा रिटर्न नहीं किया। क्या रिटर्न किया? सेल एड्रेस रिटर्न किया, A1 से लेके P1465। पिवट को भी यही चाहिए, डिफाइन नेम को यही चाहिए। बट डायरेक्ट हम पिवट में नहीं लगा सकते, रीजन है क्योंकि पिवट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लेता, इसलिए हम डिफाइन नेम में जाएंगे। डिफाइन नेम ले लेता है लेकिन फॉर्मूला नहीं लेता है। तो ये सारा फॉर्मूले को हमने यहां से कॉपी कर लिया, यहां से कंट्रोल सी एस्केप मारा, और डिफाइन नेम हमने यहां पे डाला डेटा। ओके, और यहां पे फॉर्मूला हमने डाल दिया विथ इक्वल। ठीक है, इसको यहां से कॉर्नर से बड़ा करके चेक कर सकते हैं आप। और कहीं पे क्लिक वगैरह मत कीजिएगा वरना उसका एड्रेस आ जाएगा, तब तो फॉर्मूला बिगड़ जाएगी आपकी। जस्ट ओके कर दीजिए। अब हमारे पास एक डिफाइन नेम आ गया, एक डायनेमिक नेम रेंज आ गया, जो कि अपना क्या बोलते हैं, एरिया जो है डेटा के हिसाब से घटते बढ़ते रहता है डायनेमिकली। अब यहां पे पिवट लगाएंगे। अब मुझे पिवट लगाने के लिए अपना डेटा शीट पे जाके डेटा पे जाके इंसर्ट करने की जरूरत नहीं। अब मैं सपोर्ट शीट पे आऊंगा और यहीं पे करूंगा पिवट टेबल और डाल दूंगा डेटा। ओके, एंड ओके कर दीजिए, ये आपका पिवट लग गया। और पिवट क्या है? डायनेमिक है, डेटा चेंज, जस्ट रिफ्रेश, ये अपना पिवट अपने आप को चेंज कर। ओके, अब जैसे कि यहां देखिए, यहां पे डेटा में यहां आपको कहीं पे ईयर का कॉलम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब मैंने क्या किया, एक ईयर का कॉलम ऐड करता हूं, और जो ईयर है मैं इस डेट से निकालना चाहता हूं, जो डेट दिख रहा है इससे निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल ईयर, और इसको सिलेक्ट कर लो, और फिर इसको, अब इसको नीचे तक मुझे ड्रैग करना है तो आप लोग क्या करते हैं, माउस से ड्रैग करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। एक तरीका और है, कॉर्नर पे आइए, डबल क्लिक कर दीजिए। लेकिन एक किसके अकॉर्डिंग होगा, इससे पहले वाले कॉलम चाहे इसके बाद वाले कॉलम के अकॉर्डिंग वो नीचे तक चला जाएगा। अगर इसमें ब्लैंक हुआ तो उसके ऊपर रुक जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब मुझे जस्ट यहां पे नहीं दिख रहा है ईयर, तो कब आएगा, जब आप रिफ्रेश कीजिएगा। जस्ट एक बार रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए आ गया ईयर, डायनेमिक रेंज चेंज हो गया, अपने आप चेंज कर लिया। ओके, अब मुझे इसमें स्लाइसर चाहिए, तो मैं पिवट यहाँ पे एनालाइज में जाऊंगा, यहीं पे आता है इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक करूंगा, और मुझे मंथ का स्लाइसर चाहिए, तो हमने मंथ का स्लाइसर लिया एंड ओके किया। लेकिन मुझे इस सीट पे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए डैशबोर्ड पे, जो मैं यहां रखूं इसकी तरह, इस फाइल में जो दिया हुआ ऐसे रखूं क्या? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्लाइसर को यहां से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, और डैशबोर्ड में आके मैं यहां पे करूंगा कंट्रोल वी। बट ये तो वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब इसको हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है, बट जुगाड़ है। कैसे? स्लाइसर का, जब स्लाइसर पे क्लिक करेंगे एक नया टैब स्लाइसर का आएगा, इस पे जाइए, यहाँ पे कॉलम्स है, महीना 12 होता है, मैं इसको कर देता हूँ 12 कॉलम, इसके 12 कॉलम बन गए। अब इसको हमने बड़ा सा ड्रैग कर दिया, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि आपको एक बार में एक ही मंथ का रिपोर्ट देखना है, या आप पूरा 2-3 मंथ का भी देख सकते हैं। अब 2-3 मंथ का देख सकते हैं तो रहने दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे मान लीजिए कि 2 महीने का चाहिए, 2 महीने हुआ, हटा के यहाँ से हटा सकते हैं, और फिर और ओवरऑल भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो डैशबोर्ड है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मेरा डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर जो बना है वो मंथ के हिसाब से बना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके स्लाइसर के अंदर जाऊंगा, और स्लाइसर सेटिंग में इसका हेडिंग जो है ना मंथ वाला, ये हेडिंग यहां से हटा दो। इससे एक छोटा भी हो गया, और यहां पे आप देख पा रहे हैं, अब जैसे क्लिक करूंगा तो ये कहीं पे इसको रिमूव करने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही महीना पे क्लिक होगा। ठीक है, तो स्लाइसर्स बना लिया हमने। ये नहीं, कीबोर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, एक बार आपको क्लिक करने, उसके बाद शायद कर सकते, नहीं नहीं कर सकते।
माउस की वर्टिकल करना, तो इसको वर्टिकल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है तो कॉलम फिर एक कर दीजिए, एक कर दीजिए। वो सेल पे होता है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेट बाय, जो डेट है डेट बाय मेरी क्वांटिटी और टारगेट का फ्लो देखना है मुझे। तो मैं सपोज शीट पे यहां पे अपना डेट रखूंगा। क्या रखूंगा, डेट। और डेट इस तरह से ग्रुप में हो गया, तो राइट क्लिक करके मैं करूंगा अनग्रुप। अब यहां हमने इसी के ऊपर क्वांटिटी रखा, और क्वांटिटी के जस्ट बगल में मैंने रख दिया टारगेट। या ऊपर में टारगेट रखे, नीचे में क्वांटिटी रखे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंसर्ट करते, क्योंकि ये फ्लो देखना है, कंपेयर नहीं करना है, तो इसके लिए हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। लाइन चार्ट लगाने के बाद डिजाइन में आइए, यहाँ आपको बहुत सारे डिजाइन दिखेंगे लाइन चार्ट का। जो डिजाइन आपको सूट कर रहे हैं वो ले सकते हैं। जैसे ये मुझे ये सूट कर रहा है, इसको लिया। अब इसको यहाँ पे कट करके, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड देखना है, तो मैं यहाँ रखूंगा पूरे में, क्योंकि मेजरली जो हमारे बॉस को देखना है यही देखना है। और इसको मैं यहां से जैसे पिक्चर को बड़ा करते हैं ना, ऐसे इसको बड़ा कर। ठीक है। अब ये जो दिख रहा है समूह क्वांटिटी टारगेट, इसको मुझे नहीं रखना है। तो क्या कीजिए, जब भी चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो साइड में प्लस का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके जो हटाना हटा सकते हैं। जैसे मुझे लेजेंड नहीं चाहिए, हटा दिया। ग्रिड लाइन, मुझे ग्रिड लाइन के अंदर जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से हटा सकते हैं आप। ओके। अभी चेक कर लीजिए, इसमें कर्सर रखिएगा, पता चलेगा कि ये आपका सीरीज जो है वो सम ऑफ टारगेट है। तो टारगेट रेड होता है, ब्लू है, या ब्लू की जगह ग्रीन करना है तो उसकी भी फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज पे राइट क्लिक कीजिए, डेटा फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ कलर पे आके अपना कलर चूज कर सकते हैं कि सॉलिड कलर क्या चाहिए आप। ठीक है, फिलहाल मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। बट ये जो बटन दिख रहा है उसको हटाना है, राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन कर दीजिए। हो गया। अब मुझे यहां पे अगला क्या देखना है, तो अगला देखना है कि मुझे यहां पे कंपेयर करना है तो मेरा रेवेन्यू बिटवीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सपोर्ट शीट पे गया, एक और पिवट लगाऊं, कहां, यहां पे, और इंसर्ट किया पिवट टेबल, और यहां पे डेटा कर दूंगा, क्योंकि डिफाइन नेम है डेटा मेरा। अब यहां पे मैं प्रोडक्ट को रखूंगा, और इसके जस्ट आगे अपना अमाउंट रखूंगा, और इंसर्ट करूंगा चार्ट। अब इसके भी फॉर्मेट डिजाइन है, आप डिजाइन जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला डिजाइन लिया, इसको कट किया, और डैशबोर्ड पे यहां नीचे रख दिया, यहां पे रखा, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके। अब यहां राइट क्लिक करके मैंने हाइड कर दिया। ये जो टोटल यहां दिख रहा है इसको मैंने यहां पे हटाया, और यहां से लेजेंड हटा दिया। ऊपर जो टोटल दिख रहा है इसको डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं कि रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट। ओके। बट यहाँ ये मैं यहाँ पे व्हाइट नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूँ कोई कलर हो। तो इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, सॉलिड फिल, और यहां से आप कोई कलर डाल दीजिए। ऐसे लाइन नहीं, फिल में ये बॉर्डर हो गया, यहाँ फिल कर, सॉलिड, यहाँ पे लाइन। ओके। अब तीसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना है सिटी वाइज परसेंटेज, कि कितना परसेंट हमारा बाय हुआ है अकॉर्डिंग द क्लिक्स। ओके। तो इसके लिए भी हम सपोर्ट शीट पे जाते हैं, और यहां पे नीचे हम बनाते हैं डेटा एंड ओके। अब इसमें जो है हमने अपना रखा लोकेशन, लोकेशन द सिटी, यहां पे मैंने लिखा पेज विजिट, और इसके बगल में लिखा बाय। ओके। और इंसर्ट यहां पे किया, ये अपना चार्ट, ये वाली चार्ट। फिर डिजाइन में आया, यहाँ पे अच्छा सा डिजाइन देख लीजिए, जैसे मैंने इसको देख लिया, इसको राइट क्लिक किया, यहां से
हटा दिया तो बड़ा अपने आप हो जाएगा, हाइड कर दीजिए, ये आपका हाइड हो गया। लेकिन अभी भी बहुत पतला है ना, लग रहा है कुपोषण का शिकार हो गया है। चलिए इसको बूस्टर देते हैं। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, इस गैप को कम कीजिएगा ना तो इसको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है। अब अब एक काम और करना है कि इसका ओवरलैप 100% कर देना है, तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। आ गया। अब इसको मैं कर देता हूं ग्रे, इसकी फिल कलर को हमने कर दिया सॉलिड में ग्रे। ठीक है। और बॉर्डर को भी हटा दीजिए, नो बॉर्डर कर दीजिए। फिर नीचे वाले को क्लिक करके इसकी सॉलिड कलर कर दिया ग्रीन, और इसका बॉर्डर भी हटा दीजिए। तो दिख रहा है ना कि ऐसा लग रहा है मीटर की तरह। लेकिन परसेंटेज कैसे है? तो परसेंटेज डायरेक्टली नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि पिवट के अंदर अगर मैंने परसेंटेज ऐड किया तो एक और टेबल ऐड हो जाएगा यहाँ पे, बताया था आपको कल। तो क्या करें, यहीं पे परसेंटेज क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे बाय डिवाइड। अब जैसे मैंने जैसे बाय पे कर्सर लिया तो गेट पिवट का डेटा है ना। तो आप इसको अनचेक करके आप क्या करें, इसी को करें यहीं पे विजिट पेज। लेकिन इसमें एक चीज करें, जो लोकेशन में दिल्ली मैनुअल है ना, इस मैनुअल दिल्ली को हटा दें, नहीं तो सबको दिल्ली का पार्ट है। एक तरह से वी लुकअप की तरह वर्क कर जाएगा फिर गेट पिवट फ्रॉम वर्क। इसका लोकेशन दे दीजिए दिल्ली। अब इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है। अब इसकी परसेंटेज यहाँ पे ऐड कीजिए। अब ये परसेंटेज मैं यहाँ पे चाहता हूं, तो इसके लिए क्या कीजिए, ऐड डेटा लेवल। यहां भी कर सकते हैं ऐड डेटा लेवल, या फिर जब चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ प्लस का सिंबल होता है, इसमें भी कर सकते हैं ऐड डेटा लेवल। ठीक है। फिर डेटा लेवल को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर आया बट मुझे चाहिए परसेंटेज। तो यहाँ पे डेटा लेवल के साइड में आएगा आपको मोर ऑप्शन, या राइट क्लिक करके करें फॉर्मेट डेटा लेवल। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि वैल्यू आया, यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल दिख रहा है ना, इस वैल्यू फ्रॉम सेल पे क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। और इस वैल्यू को यहां से रिमूव कीजिए। ठीक है, आ गया। अब इसको कट कीजिए और यहां पे डाल दीजिए। अब एक क्या होता है कि हम अपने इस पे डैशबोर्ड में सिर्फ चार्ट ही नहीं दिखाते हैं, कुछ हमारा जो होता है केपीआई भी होता है, कुछ इंडिकेशन या ओवरऑल अमाउंट भी होता है। तो यहीं पे मैं ओवरऑल अमाउंट शो करना चाहता हूं, चार। तो मर्ज करके इसकी कलर, यहाँ पे मर्ज मत कीजिए, इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए, जिससे लगे कि हाँ ये चार सेक्शंस है। अब यहाँ पे देखिए मुझे दो लेने हैं, तो इसको लिया, एक कर शुरू। फिर इसको आपस कॉपी किया, एक लाइन छोड़ा, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है। तीसरा भी चाहिए तो वो भी दे सकते हैं कि मैं चार ही लेता हूं, बाकी आप यहाँ भी और चीजें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट शीट पे आता हूं और यहाँ एक और पिवट लगाता हूं, पिवट टेबल। तो यहाँ पे मैं लिख दिया डेटा। अब इसमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल क्वांटिटी, टोटल टारगेट, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो दिखना है मुझे। और इसमें मुझे दिखाना है कि हमें ऐड, टोटल ऐड पे हमने कितना रिटर्न लिया, और टोटल ऐड पे हमने खर्च कितना किया। तो हमें यहाँ पे किसी के यहाँ रो का फिल्टर में रखा, मुझे ओवरऑल चाहिए टोटल। तो हम सारे सेक्शन में डालते चलेंगे। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वैल्यू को यहाँ रखिए तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहां हमें दिखाना है, अब यहां पे मुझे दिखाना है टोटल सोल्ड क्वांटिटी। हो गया। अब इसके लिए यहां पे मैंने यहां पे मर्ज किया, और मैं चाहता हूं यहां पे कौन सा फिगर शो हो, ए वाली फिगर शो। तो क्या करेंगे, जस्ट प्रेस द इक्वल, और हम चले आएंगे सपोर्ट में, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रेस द एंटर। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है।
अब यहां पे मुझे दिखाना है टारगेट परसेंटेज, ठीक है ना, TRG, पूरा टारगेट लिख दीजिए, परसेंटेज। तो कैसे करेंगे टारगेट परसेंटेज में? तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कि क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट। टारगेट कहां है? सपोर्ट शीट में, यहां, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, थोड़ा सा मिडल कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, रेड ग्रीन का आप दे दीजिए, अपना कंडीशन फॉर्मेटिंग दे दीजिए, हो गया। सेकेंड में हमें शो करना है मुझे टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हमने यहां पे लिए, यहां से मर्ज किए, इक्वल, और यहां जो रेवेन्यू हमारा यहां है, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। और इसको आप ये जो हमने कल बताया था ना, 0.00 और डबल कोट मिलियंस, ये दे सकते हैं ताकि नंबर छोटा दिखे और आसानी से पढ़ा जा सके, ओके। अब यहां पे मैं देना चाहता हूं स्पेंड ऑन एड, ठीक है। इसको मर्ज किया, इक्वल किया, और सपोर्ट शीट के अंदर गए, और ये हमने टोटल स्पेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और इस पे जो ये फॉर्मेटिंग जो है, सेम फॉर्मेट यहां से लिया और यहाँ पे पुश कर दिया, सेम फॉर्मेट आ गया। अब मुझे यहां दिखाना है कि परसेंटेज, कि रेवेन्यू के अगेंस्ट कितना परसेंटेज इसने खर्च किया हमने एड में। तो हम क्या करेंगे, जो एड में खर्च किया डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, आ गया परसेंटेज। अब यहां पे मुझे दिखना है रिटर्न फ्रॉम एड। तो यहां पे मर्ज किए, इक्वल किए, सपोर्ट शीट पे गए, और हमने यहाँ पे ROS जो है इसको ले लिया, इंटर प्रेस किया, इस पे भी सेम इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं, आ गया। अब मुझे यहाँ परसेंटेज करना है कि खर्च के अकॉर्डिंग कितना आया, तो खर्च डिवाइड बाय नहीं, खर्च तो यह जो आया है डिवाइड बाय फ्रॉम द खर्च, आ गया 101% आया है। इसके आगे इसका नरेशन, जैसे यहाँ TRG परसेंटेज, बाकी चीजें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बना तो लिया, बट मेरा जो स्लाइसर है वो सिर्फ एक पिवट से लिंक है, इसलिए एक चेंज, सब चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितने भी स्लाइसर्स लगाते हैं और जितने पिवट लगाते हैं उसको आपस में लिंक करना होता है। कैसे करना है? सिंपल, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिजाइन पे जाइए, सॉरी एनालाइज पे, पिवट टेबल एनालाइज पे, और फिल्टर कनेक्शन, स्लाइसर जहां ऐड करते हैं उसी के बगल में दिखेगा फिल्टर कनेक्शन, और आप जितने भी स्लाइसर लगाए हैं उसके साथ उसका कनेक्शन कर दीजिए, सिंपल सा। अब मेरा मंथली रिपोर्ट बन गया। अगर मैं यहाँ पे जैन करूं, जैन टाइप करूं, फैब मार्च, दिख रहा है, बट यहाँ पे समझ में आ गया, ये सब कुछ चेंज हो रहा है ना। और जैसा हमने एक कॉलम चार्ट में किया है, अगर आपको ग्रांड चार्ट में चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रांड चार्ट ले लीजिएगा, ठीक है, सेम होगा, राइट। तो ये डैशबोर्ड समझ में आ गए, ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉल कीजिएगा, यार सेशन की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो नाउ मूव द फॉर्मूला, अब आप लोग फाइल चेंज कीजिए, A2 का फंक्शन पार्ट 1 ओपन कीजिए, ओके, शुरू करें। तो फॉर्मूले की स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसे कि ये नंबर आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूं यहां पे
कि पता करना कि कौन 50 से बड़ा है या छोटा है, जस्ट मुझे पता करना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप इसको जाइए, इस पे लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन 50 कर दीजिए और जस्ट एंटर मारिए, रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। अब जो लोग ये यूज करते हैं बोलेंगे सर इसलिए तो हम इफ लगाते हैं। तो इफ का काम एक कतई नहीं है कि आपके लॉजिक को चेक करना, आपके लॉजिक चेक होने के बाद जो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है उसके अगेंस्ट में वो अपना रिजल्ट देता है। जैसे कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर यहां ट्रू आया तो यहां पे ओके आएगा, अगर फॉल्स आया तो पेंडिंग आएगा। ओके, बट हम लोग डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं कि इज ग्रेटर देन 50 एक सेल बचाने के लिए। तो यहां पे हमने दो फॉर्मूले को मर्ज कर रहे हैं, ना कि एक ग्रेटर देन लेस देन पार्ट ऑफ द इफ है। ओके, ये आपको इफ के बारे में अच्छे से समझाया जाए। तो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू का साइन होता है कि आप लेस देन ग्रेटर देन इकट्ठा डाल दीजिए। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हमने कल बताया था आपको कि हम फॉर्मूले अलग अलग लगाते हैं फिर मर्ज करते हैं, तो कैलकुलेशन बताया था एक लाइव फॉर्मूला पे दिखाते हैं। देखिए जब मैं अमेरिकन एयरलाइंस के लिए काम करता था फेयर पोर्टल में, तो वहां पे क्या होता था कि फ्लाइट की क्लासेस का एक कॉलम होता था जिसमें एक टिकट बुक हुई, जैसे आपको पुणे से मियामी जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी नहीं, तो हम कई सारे फ्लाइट बुक करते थे। अब एक पॉसिबिलिटी कम होती थी कि हर फ्लाइट के अंदर में सेम क्लास मिले। ओके, किसी में फर्स्ट क्लास मिला, किसी में बिजनेस, किसी में इकोनॉमिक। तो जो एजेंट्स बुक करते थे उनको जो कमीशन हुआ करता था वो क्लास के हिसाब से अलग अलग। तो अब यहाँ पे क्या, लेकिन जो मुझे डेटा आता था सर्वर से उसमें सारे क्लासेस ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखे होते थे। हमें अब क्या करना होता था, इसमें काउंट करना होता था कि इसमें बी कितना बार, इसमें एफ कितना बार, इसमें जी कितना बार, जो भी टेक्स्ट। अब इसके लिए एक्सेल में किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं, ठीक है, बट हम कई सारे फॉर्मूले लगा के उसको आपस में मर्ज कर देते थे। जैसे एग्जांपल के लिए लेन, लेन फॉर्मूला क्या करता है, एलियन लेन, लेंथ किसी भी सेल का लेंथ बताता है कि वो कितना करेक्टर का है, कितना डिजिट्स का है, इंक्लूडिंग स्पेस कॉमा सब काउंट करता है। तो ये बता दिया 15। एक फॉर्मूला होता है इक्वल सब्स्टिट्यूट। इसका काम क्या होता है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का, कि किसी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को, जैसे बी को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करना। ठीक है, तो यहां पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इट मींस डिलीट द बी, इसमें बी को डिलीट कर दो। नाउ अगेन हम लेन फॉर्मूला लगाया और हमने पता किया कि अब लेन कितना है। मतलब जब बी था तो 15 था, रिमूव द बी एंड नाउ काउंट 11 आया। अब मुझे कितना बी है ये निकालने के लिए दोनों को माइनस करना, 4 आ गया। बट प्रॉब्लम है कि हमने इसको 4-5 कॉलम में बनाया, मुझे एक सेल में चाहिए। मैं बिगिनर हूं फॉर्मूले में, इसलिए मैंने अलग अलग लगाया ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब रिजल्ट मेरा सही आ रहा है तो अब मर्ज करूंगा। कैसे, देखिए मैं लेन फॉर्मूले पे गया, इसको मैंने कॉपी किया। अब देखा कौन लिंक है, नहीं ये लिंक नहीं है, हाँ ए भी लिंक नहीं है, ए लिंक है जो कि B3 है। अब B3 के अंदर फॉर्मूला को हम पेस्ट कर देंगे। ओके, अब मैं B3 यहां से डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड आया यहां पे सब्स्टिट्यूट, मैंने इसको कॉपी किया, एस्केप मारा और यहां जहां पे D3 है यहां पे मैंने D3 के जगह पे D3 का फॉर्मूला पेस्ट। ठीक है, बट यहां पेस्ट नहीं होगा, यहां है ना आपका C3 है ना, तो यहां पेस्ट करना है। अब इसको डिलीट कीजिए एंड नाउ इसको कॉपी किया और मैंने यहां पे D3 के जगह पे अब पेस्ट किया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहां 2-3 फॉर्मूले हैं इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। अब इसको यहां से कट किया, अब इसको कट करके यहां रख दीजिए, अब बाकियों में रख दिए यहाँ पे इसके। अब इस कॉपी पेस्ट करेंगे तो चेंज होगा ना, तो हमने क्या किया फॉर्मूला ही कॉपी कर लिया और फिर फॉर्मूला पेस्ट किया, फॉर्मूला पेस्ट किया। अब इसमें बी के जगह पे हमने कर दिया ई और यहां एफ कर दिया, या फिर ऊपर सेल लिंक भी कर सकते हैं। आ गया,
दिस इज द फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। एक कई सारे फॉर्मूले को अलग अलग सेल पे लगाए एंड दोनों को मर्ज कर दे, चाहे फॉर्मूला कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं इफ फॉर्मूला का। इफ फॉर्मूला क्या है? देखिए, इफ फॉर्मूला क्या है कि वो जस्ट आपको कंडीशन चेक करने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास सेल्स का फिगर आया होगा, ओके। अब हमारे बॉस ने बोला कि ये देखो, जो जो लोगों ने 50 से ऊपर सेल किया है उसको 500 रुपए की इंसेंटिव देनी है, राइट। तो मुझे यहाँ पे मैनुअल लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, 500, ये 22 किया है तो इसको जीरो देना है, इसको जीरो देना है, इसको जीरो देना है, इसको जीरो देना है, इसको जीरो देना है। 500 टाइम लगेगा, 1000 2000 हुआ तो, और 100 ही हुआ तो क्या होगा? मैनुअल गलती करेंगे, मैनुअल देख के गलती कर सकते हैं। जब आप मैनुअल करते हैं, इंसान है तो गलती करेंगे करेंगे। कितना परसेंट करेंगे वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे, फॉर्मूला जो एक बार में होता है। हम इक्वल करेंगे इफ, हम सेलेक्ट करेंगे इसको और बोलेंगे ग्रेटर देन 50 देन 500। हमने क्या लिखा? इफ ब्रैकेट ओपन A3 इज ग्रेटर देन 50 देन रिजल्ट शो हो 500। अनुराग जी इधर ध्यान दीजिए, इतना बोर तो नहीं कर रहे हैं आपको हम, अदरवाइज जीरो। ठीक है, एंटर प्रेस किए, नीचे इसको ड्रैग कीजिए, एक बार ड्रैग करते ही देखिए सब पे अप्लाई हो गए, ओके। चलिए एक चीज करते हैं, आप लोग डेटा एंट्री करते होंगे, कोई लिस्ट बनाते होंगे, लिस्ट में आपको सीरियल नंबर डालना पड़ रहा होगा। तो मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया, यहाँ पे नाम लिखा पूजा, सिटी लिखा पुणे, और अमाउंट को हमने 500 किया। अब मैं चाहता हूं कि नीचे में कोई और नाम लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करूं, यहां पे 2 अपने आप आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये नीचे वन एक एंट्री मैनुअल करनी होगी, फिर यहां पे करना इफ, और हमने बोला कि सामने वाली सेल की वैल्यू, सामने वाली सेल की वैल्यू आप मेनू माउस से क्लिक भी कर लें या एरो की सी यूज कर लें, यहां पे क्लिक कर लें। अगर ग्रेटर देन जीरो है, देखिए जो ब्लैंक सेल होता है एक्सेल जीरो समझता है, और इसके अंदर कुछ भी टाइप कर देते हैं, कोई करेक्टर नंबर एनीथिंग, वो हो जाता है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा। तो हमने बोला कि अगर जीरो से बड़ा है तो ऊपर वाली जो नंबर है ना, इसमें वो +1 कर दे, नहीं तो इन्वर्टर कोमा ओपन क्लोज ब्लैंक शो करे। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला लगा। अब जैसे आप यहां पे टाइप करेंगे, आ गया। ठीक है? अच्छा, ये चलिए सीरियल नंबर की बात हुई है तो एक और एग्जांपल आपको देते हैं बोनस के तौर पे। ये प्लान नहीं था। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके सीरियल नंबर डेटा लगा रखा है, तो कई बार हमें डेटा डिलीट करने होते हैं, जैसे मुझे बीच का डेटा मान लीजिए डिलीट करना है, तो डिलीट करते सीरियल नंबर आपका बिगड़ जाता है। फिर आप ऊपर सीरियल नंबर सेलेक्ट करके फिर नीचे ड्रैग करते हो तो सीरियल नंबर आपको सही होता है। क्या प्रॉब्लम होती होगी? तो मैं ऐसा चाहता हूं कि सीरियल कभी डिलीट ही ना हो मेरा, वो अपने आप अगर डिलीट करूं बीच से तो अपने आप सीरियल मेंटेन होकर नीचे कम हो जाए। तो उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला होता है रो का। क्या होता है? रो, ROW, रो। एंटर प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ये क्या करता है? सेल का रो नंबर बताता है। और मैं बीच में अगर कोई डिलीट करूं तो ये अपने आप देखिए सही हो गया, बता रहा हूं। अब यहां पे क्या है कि ये स्टार्टिंग से हुआ, बट कभी कभी हमें सीरियल नंबर यहां लगाना है। अब यहां मैंने रो का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, तो यहां तो 1 नहीं देगा, यहां तो 8 देगा, तो गड़बड़ हो गई। क्या करें इसके लिए? कोई सजेशन है? कोई सजेशन? आप लोग एक बार बिहार विजिट करना चाहिए, वहां बड़े जुगाड़ होते हैं।
अरे कुछ नहीं करना, इसमें 7 माइनस कर दीजिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, हर नंबर में 7 माइनस हो जाएगा। समझे? हो गया सिंपल। आप कोई डिलीट कीजिएगा तो वो देखिए यहाँ आ गया। तो जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, उसके नीचे डिलीट कर दीजिए। अब बोलिएगा सर पता नहीं फॉर्मूला कहाँ लगा दो, कई बार कॉपी पेस्ट हर जगह करना पड़ता है। तो क्या कीजिए, रो फॉर्मूला अगेन लगाइए, इसके ऊपर वाले को सेलेक्ट करिए, यहाँ यहाँ एक कम, और इसको फ्रीज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको फ्रीज करना पड़ेगा। आप फिर सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले रो का तो रो तो क्या आएगा, 7 ही आएगा ना। ठीक है, चलिए ये बोनस था मेरे तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं कि मैं यहाँ पे डेट लिस्ट चाहता हूं, यहाँ पे डेट लिस्ट चाहता हूं, बट मैं जो स्टार्ट डेट और एंड डेट डालू उतना डेट आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने स्टार्ट डेट डाला 1 जून, तो यहां पे लिंक कर दिया मैंने, इक्वल करके 1 जून पे क्लिक किया तो लिंक हो गया। तो जो भी यहां पे टाइप करेंगे यहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैंने बोला कि मुझे 10 जून तक का चाहिए, तो यहां 10 जून डाला, अब चाहता हूं कि यार 10 जून तक का ही बने। तो यहां पे जैसे मैंने ये लगाया, सेम फॉर्मूला अब यहां लगाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके, कि इफ ऊपर वाले सेल में जब मैं +1 करूं, अगर वो ग्रेटर देन 10 जून है तो ब्लैंक करो। हमने क्या बोला कि M1 मतलब ऊपर वाले सेल में +1 किया, अगर वो ग्रेटर देन है हमारा एंड डेट से तो ब्लैंक कर दो। अदरवाइज ऐसा कंडीशन मैच नहीं है तो जो नंबर में प्लस कर रहे हैं वो प्लस करते रहे। अब इसको हमें, हमारा जो 10 जैन जो कि P5 है वो फिक्स है, इसको हम क्या करेंगे, F4 प्रेस कर देंगे तो डॉलर साइन लग जाएगा। अब इस पे डेट का फॉर्मेट डाल दीजिए, आ गया डेट का फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट हैश नीचे तक ड्रैग कीजिए। बट यहां पे एक दिक्कत आ गई, 10 जून तक का नंबर आया, उसके नीचे ब्लैंक हो गया ना ब्लैंक। क्यों हुआ ब्लैंक? देखिए क्या है कि जो ब्लैंक आपने फॉर्मूला में डालते हैं वो होता है एबीसीडी कैटेगरी, इसकी जो जाति कास्ट धर्म बोले एबीसीडी है, और नंबर वाला कहता है कि मैं एबीसीडी को तो प्लस ही नहीं करूंगा, तो वो क्या देगा, एरर। भले एबीसीडी ना हो बट कैटेगरी क्या है उसका, तो उसका जुगाड़ क्या है, एक है हमारे पास फॉर्मूला इफ एरर का, इस फॉर्मूले को मैं इफ एरर के अंदर में डालूंगा। इफ एरर कहता है कि कोई फॉर्मूला दी है और तुमको एरर दे रहा है, तो बताओ उसके जगह पे क्या रिप्लेस करूं। तो कॉमा देके यहां मैंने डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, मतलब ब्लैंक। हमने बोला कि फॉर्मूला जिद्दी है, एरर दे रहा है, एक काम करो, उसका उसका एरर शो ही मत करो, उसके जगह पे ब्लैंक शो का। एक काम किसका है, इफ एरर का है, और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, एरर शो नहीं करेंगे, ब्लैंक शो करेगा। अब यहां पे जैसे डेट बढ़ाया, मैंने बोला कि मुझे 15 तक का चाहिए, तो देखिए 15 तक ऑटोमेटिक आ गया। मुझे 10 to 15 चाहिए, तो मैं यहां पे 10/जून डाला, 10 to 15 आ गया। आ गया ना, इफ समझ में आ गया। अब आती है बारी एंड और की। क्या होता है, कई बार हमारे पास कंडीशन जो होते हैं थोड़ा अलग होते हैं। जैसे इंसेंटिव में बोला गया कि भाई मुझे इसके अंदर जो है इंसेंटिव 500 देना है, लेकिन जो 50 to 80 के बीच में उसको देना है, बाकी को नहीं देना है। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि भाई नंबर इज ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 80। अब एक इफ कहता है कि मैं एक कंडीशन, एक बार एक इफ के साथ में एक ही कंडीशन रखूंगा, दो नहीं रख सकता मैं। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, AND एंड, क्योंकि रिक्वायर्ड कंडीशन है दोनों होनी चाहिए। हमने बोला 74 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा अगेन हमने लिखा 74 लेस देन इक्वल टू 80। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बट मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए 500। तो इसका इस काम के लिए क्या होता है, इफ है।
तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, आई एफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और लास्ट में कॉमा दे के लिख देंगे 500 एंड फॉल्स, फॉल्स वाले सेक्शन जो है वैल्यू फॉल्स में क्या लिख देंगे, 0, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। जो जो इस नंबर को मैच कर रहा है वहां पे देखिए आ गया, नंबर आ गया। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया एंड का। बट कई बार कुछ और कंडीशन आते हैं, जैसे मुझे यहां पे बताना है कि मेरा ऑफिस कब कब बंद है, तो बोला गया है कि सैटरडे संडे बंद। अब यहां पे मैं दो कंडीशन लगाना है कि हमारा डेज इक्वल टू सैटरडे और डेज इक्वल टू संडे, तो यहां पे ऑफ आना चाहिए, अदरवाइज ओपन आना चाहिए। अब यहां पे एंड नहीं लगा सकता क्योंकि यहां से सैटरडे होगा या संडे होगा, दोनों होने पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे इसी का अपोजिट आता है और, यहां पे लिखा इक्वल टू सैटरडे। अब इक्वल टू सैटरडे इन द इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि टेक्स्ट है। हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि या फॉर्मूले हो या कहीं भी अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोटेशन मार्क, देन कॉमा, हमने इसको लिया इक्वल, यहां पे इक्वल, सॉरी गलत हो गया, इक्वल सैटरडे संडे, ओके, एंटर मारिए, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहां पे इफ कंडीशन देंगे, इफ, और यहां पे करेंगे ऑफ इन द इन्वर्टर कॉमा एंड यहां देंगे ओपन इन द इन्वर्टर कॉमा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये आ गया, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंडीशन नेस्टेड होता है, जैसे कि यहां पे मार्क्स आए हैं तो मुझे ग्रेड देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, दैट इज इक्वल, इसको सिलेक्ट किया, V2 इज लेस देन इक्वल टू 40, ऐसा हुआ यहां पे C ग्रेड आएगा। देन इफ, इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 60, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि हम फॉल्स में डालना है, 60 ऐसा हो तो यहां पे आ जाए हमारा B ग्रेड। देन अगेन इफ, हमने इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 80, तो यहां पे A ग्रेड। देन इफ, इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 80, सॉरी 80, तो यहां पे A प्लस। और बाद में बहुत सारे ब्रैकेट क्लोज करना है, मत कीजिए, एंटर मारिए, पूछेगा यस कीजिए, ब्रैकेट क्लोज अपने आप कर देगा। मैं एक बार और लगा के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का चेहरे के रेफरेंस दिख रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। इसलिए मैं लिखता हूं टेक्स्ट, ठीक है। इक्वल इफ, हमने डाला B3, ऐसे बोले ना, B3 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 40, कॉमा, अगेन इफ, यहां पे लिखा हमने B3 लेस देन इक्वल टू 60, सॉरी यहां पे हमने ये नहीं डाला, रिजल्ट नहीं डाला, यहां पे 60, तो B ग्रेड, अगेन इफ, यहां डाला B3 इज लेस देन इक्वल टू 80, तो A ग्रेड, एंड इफ B B3 is greater than equal to 80, नहीं ग्रेटर होगा ना, 80 से बड़ा, ए प्लस के लिए लास्ट में 80 से बड़ा है ना, या 100 से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बस एंटर प्रेस करें, यस करें, आगे सीख रहे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के फील्ड से है, बिजली बिल कैलकुलेशन, कंज्यूमर का जो बिल कैलकुलेशन होता है कैसे होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए। तो जो स्लैब है,
अभी आई थिंक राजस्थान का ही स्लैब है कि क्या है पता, इंटरनेट से देखा था, गूगल से मिला, सो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है। हाँ, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट 50 यूनिट पे 3 रुपए लगेगा। ठीक है, इसको भूल जाते हैं, फिलहाल सोचते हैं 3 रुपए लगेगा। लेकिन जैसे लेकिन सेकेंड 50 पे आपको लगेगा 46 पॉइंट। अब 75 आया तो कितना बिल होना चाहिए? आप लोग दिमाग में दे तो नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे क्या बोलते हैं 4.65? नहीं कर सकते ना। यहाँ पे क्या होगा कि पहले 50 को लेना पड़ेगा, दूसरा 25 लेना पड़ेगा। पहला 50 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 रुपए से। दूसरा 50 मल्टीप्लाई होगा कितना से? 4.65। फिर इन दोनों का सम करेंगे। अब ये चीज यहां कैसे करें? तो यहां पे लगेगा नेस्टेड इफ, सेम जो मैंने नेस्टेड इफ लगाया, यही कंडीशन लगाया, बस यहां जो सी हमने लिखा है ना, इसमें हम कैलकुलेशन करें। तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने लगाया इफ, हमने कंडीशन लगाया और बोला कि लेस देन इक्वल टू 50 है, तो क्या हो, जो यूनिट है उसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। ठीक है, 30 40 45 50 49 10 20 यूनिट हुआ, तो जो यूनिट होगा उसी को मल्टीप्लाई बाय 50 कर देगा, सिंपल। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा चेक करें। दूसरा ने इफ लगाया और हमने बोला यहां पे कि अगर लेस देन इक्वल टू 150 है, तो 150 है तो पहले 50 का देना पड़ेगा। 50 का क्या होगा, वन, ये होगा 150 होगा ना, 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 150 हुआ, प्लस इन दी ब्रैकेट हम इसमें से 50 माइनस करेंगे जो हम दे चुके हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4.65। जैसे मान लीजिए कि अगर 75 है तो पहले 150 निकाल दिया हमने, फिर 75 में से 50 को माइनस किया, 25 रिजल्ट आएगा। देन उस 25 मल्टीप्लाई बाय 4.65 और फिर दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 150 से भी कम ना हो, दूसरा कंडीशन भी फेल फॉल्स हो, तो तीसरा कंडीशन पे आएगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू क्या है 300, यहां पे हम 300 लिखे और यहां क्या करेंगे, 150 तो देना ही है, प्लस 100 का 465 भी देना ही है। नहीं, 100 का 3 देना है इसमें। ये आपका ये आ गया 300 है, 150 से, 150 का देना, 100 का देना है ना, 165 यहाँ आ जाएगा 465 प्लस। अब हम ब्रैकेट के अंदर में इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 150। हम 150 दे चुके हैं ना, 50 यहां दे चुके हैं और 100 यहां दे चुके हैं, तो यहां पे 150। अब जो रिजल्ट आएगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4.85, तो 4.85। सर, जो आपने वो सेकंड स्लाइड में लिखा है 18 मार्क से छोटा या बड़ा, तो वो वाला छोटा है, छोटा है, 150 से लेस देन इक्वल टू। उस कंडीशन में तो then 40 होगा। नहीं नहीं, ये जो दूसरा कंडीशन तभी चलेगा जब पहला कंडीशन फेल होगा, समझे? मैं पहला कंडीशन अगर फॉल्स फुलफिल हो गया तो ये सब चल, क्योंकि हर दूसरा है पहले इसके फॉल्स पार्ट में, ट्रू पार्ट में नहीं है। फॉल्स, ट्रू पार्ट में क्या है, उसका रिजल्ट है। देखिए ट्रू पार्ट में क्या है, रिजल्ट है। तो अगर ट्रू हुआ तो सिर्फ ए मिल जाएगा, बाकी सारा इग्नोर हो जाएगा। और सेम आगे का तो स्टेप बाय सेम दूसरे इफ में आएगा, अगर एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरा कंडीशन चलेगा नहीं। ये जो तीसरा इफ जो है ना, ये वाला इफ चलेगा ही नहीं। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट दे देगा कैलकुलेट करके। सेम आगे तो ऐसे स्टेप बढ़ता जाएगा, जहां उसको कंडीशन फुलफिल मिला, ट्रू, ये जो हम ऑपरेटर लगा रहे हैं इसका रिजल्ट जैसे ही ट्रू आया, उसकी अगली जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करके शो कर देगा, उसके आगे की इफ जो है वो सब इग्नोर हो जाएगी, चाहे वो पहले पे हो या दूसरे पे हो। ठीक है, तो अब यहां पे आ गया रिजल्ट। इसी तरह से तीसरा चौथा पांचवा कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 300 यूनिट तक ही रखता हूँ, यस कर देता हूँ।
ये आ गया रिजल्ट बिजली का बिल। आप एक दो को नीचे ड्रैग करके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। रिजल्ट मैनुअल चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझे। और इसी कैलकुलेशन से आपका इनकम टैक्स भी कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। सेम कंडीशन सेम रहेगा, बस इसके अंदर का जो कैलकुलेशन है ना, ये चेंज हो जाएगा बस, बाकी कंडीशन सेम रहेगा यहाँ पे। बस ये जो आपका स्लैब बाय स्लैब जो है उसको लेगा, ठीक है, राइट। इसी से इंसेंटिव भी होता है कि कई लोगों में स्लैब इंसेंटिव होता है, वो भी कैलकुलेट होता है। तो बहुत सारी चीज इसी तरह से कैलकुलेट होते हैं। अब चलिए इफ कंडीशन से हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, देखिए। एक आता है टैक्स ज्वाइन। कल मैंने कॉन्करेंट पढ़ाया था या एन परसेंट पढ़ाया था ना, कि जीत और कुमार को अगर जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इक्वल इसको सिलेक्ट करके एन परसेंट कर देते हैं, ओके। लेकिन क्या तब क्या हो, जब आपके पास एक लिस्ट हो, क्या हो, लिस्ट, तब तो मुश्किल है। अगर आपके पास पुराना एक्सेल है, एक्सेल 2016 ऑनवर्ड नहीं है, तो आप रहने दीजिए, फिर मैनुअली करना पड़ेगा एक एक करके। लेकिन नए वर्जन में एक नया फॉर्मूला आया है, टेक्स्ट ज्वाइन। हमने पूछ लिया था आईटी टीम से कि पढ़ाए कि ना पढ़ाए, तो बोला ठीक है पढ़ाइए सब, पता चले कभी तभी तो नया कर देंगे, एमएस ऑफिस कर देंगे फिर। टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन पे क्लिक किया। अब मुझे सेपरेटर क्या चाहिए, मतलब कि पूजा मोहन के बीच में क्या सेपरेटर होना चाहिए, तो हमने बोला कॉमा। फिर पूछता है इग्नोर, मतलब अगर कोई सेल ब्लैंक है उसको इग्नोर कर दे या कॉमा के लिए उसका जगह छोड़े, हमने बोला कि इग्नोर करो, ट्रू इट मीन इग्नोर। अब बोलता है तुम रेंज बताओ, हमने पूरा रेंज इकट्ठा दे दिया, और जैसे एंटर प्रेस किया ये सारा नेम मर्ज कर दिया एक बार, ठीक है। देन आता है आपका टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्मूला ने बताया कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो लिखते हैं ना, वो सेम टू सेम शो करता है, ठीक है, सेम टू सेम शो करता है। जैसे हमने फाइव कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, मुझे इसके आगे एमआरपी लगा के शो करना है, हम क्या करेंगे, इक्वल टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, इन दी इन्वर्टेड कॉमा हमें क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड एमआरपी, डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड कॉमा 0। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग में हमें ऐसा लिखना होता है, तो जैसे इन्वर्टर कॉमा में लिखते हैं ना एमआरपी, फिर 0 देते हैं, ये लिखना होता है। इसको अगर मैं यहां पे अगर लाऊं, यहां इस कोड में लाऊं, तो क्या होगा, अब आपका एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा। ये बोलेगा कि यहाँ इन्वर्टर कॉमा शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया। लेकिन ये बोल रहा है आपका टेक्स्ट में कहता है कि जो भी आपको कोड देना है ना, इन दी इन्वर्टर कॉमा में होना चाहिए। तो इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है कि आपको जो इन्वर्टर कॉमा में बाहर प्रिंट करने हैं, उसको आप डबल इन्वर्टर कॉमा में डालते हैं। ये वीवी के साथ भी सेम से है, पुराने में सेम। तो डबल इन्वर्टर कॉमा देखा, भाई ए इन्वर्टर कॉमा का ओपनिंग ए रहा और क्लोजिंग ए रहा, और अंदर जो है उसको डबल इन्वर्टर कॉमा डाला, तो इसकी ओपनिंग ए रहा, इसकी क्लोज, ये आगे हमारे। तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो भी करते हैं उसको टेक्स्ट के अंदर रख दीजिए, आपका कन्वर्ट होकर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे चेक नंबर था ना यहाँ पे, अब मुझे 0 लगा के चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं वी लुकअप वगैरह लगा सकूं, तो इक्वल हमने का सिंपल टेक्स्ट फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट करेंगे और इन्वर्टर कॉमा में देंगे 0 0 0 0 0 6 बार 0, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर लिखता हूं मैं, मुझे इस नंबर में से लेफ्ट का नंबर 8852 अलग करना है, तो लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला 3 डिजिट, तो लेफ्ट से 3 डिजिट अलग कर देगा। मुझे मिड चाहिए, बीच का चाहिए, तो लगाया मैंने मिड का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला, अभी राइट का फॉर्मूला, सॉरी राइट का, राइट है, गलत लगा दिया, राइट।
सिलेक्ट किया और हमने बोला 3 डिजिट, तो राइट के जो 3 डिजिट 1 2 3 वो अलग कर देगा। बीच के लिए चाहिए तो यहाँ पे लिखना है मिड, मिड, इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और मुझे बताना पड़ेगा मिड स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो मिड स्टार्ट हो रहा है 5वें नंबर से और 3 डिजिट चाहिए। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें में करेक्टर 3 है, 3 करेक्टर से ये देखिए आपको। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा ये आते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट्स वगैरह या रिमार्क्स वगैरह आता है, उसमें कुछ चीजें चेक करनी होती है, कुछ चीजें चेक करनी होती है। जैसे कि मैंने एक लिखा, गुड जॉब हाईपीटी एक्सेल स्कोर, जैसे यूट्यूब पे वीडियो अगर डालते हैं ना, उसको सर्च करो, तो मुझे देखना है, मुझे क्या है कि नॉट क्लियर, गिव अनदर एग्जाम, इस तरह के मान लीजिए कमेंट किया होगा, तो उसमें से मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव को छांटना है। तो जैसे गुड, अगर गुड लिखा होगा इसके अंदर, इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, नॉट या बैड ऐसा कुछ लिखा है तो नेगेटिव है। तो ये वर्ड कैसे हम पता करेंगे इसके अंदर है या नहीं? तो इसके लिए हम लगाएंगे फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड, फाइंड के अंदर हमने यहां पे लिख दिया गुड, ठीक है, और इसके अंदर क्लिक किया और इसके अंदर हमने 1 दिया, स्टार्ट फ्रॉम 1, तो पहले करेक्टर से गुड नाम का वर्ड को खोजेगा, क्लिक किए तो ये आपका 1 आएगा, उसका पोजीशन आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्या आएगा? एरर आएगा, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, एक केस सेंसिटिव होता है, बड़े छोटे का फर्क लगता है। अगर मैं यहां पे जी को छोटा कर दूं तो ये ढूंढेगा नहीं, तो इसके लिए सर्च आता है, क्या आता है? सर्च, सर्च लिया और हमने बोला गुड, छोटा हो रहा है उससे डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 1 तो अगर नंबर आया, कोई भी नंबर आएगा, 1 के थोड़े 1 ही आया, वो जो ये होगा ना, इसके अंदर जो इसका पोजीशन होगा करेक्टर का, उसके हिसाब से। अब लास्ट इस कैटेगरी का फॉर्मूला है वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया और नंबर को डाला, ये नंबर क्या है? टेक्स्ट में है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो आप लगा दीजिए वैल्यू, ये नंबर में कन्वर्ट, ओके। अब आते हैं डेट करके, डेट फंक्शंस में। जैसे एक नंबर डला हुआ है, हमने बताया था कल टुडे फॉर्मूला, जो कि सिस्टम डेट देता है। अब मुझे इसमें से ईयर अलग करने हैं, सो मैं यहां टाइप करूंगा ईयर का फॉर्म, इसमें ईयर अलग हो जाए। मुझे मंथ चाहिए नंबर में, तो मैं लिखूंगा मंथ, तो नंबर में आएगा। नहीं, मुझे मंथ चाहिए टेक्स्ट में, जैन फेब, तो क्या लगाएंगे? टेक्स्ट फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और इन्वर्टर को हम डालेंगे एम। जनवरी आ गया, जून आ गया पूरा। आपको शॉर्ट में चाहिए तो 3 डाल दीजिए, आ गया जून। उसी तरह से मुझे डे चाहिए तो डे के लिए डे फॉर्मूला है ए आर। तो डेट में इसको अलग कर सकते हैं, बट मान लीजिए कि किसी ने आपको ऑलरेडी ऐसा ही डेट दिया हुआ है, आपको डेट बनाना है, तो ए आपके पास नहीं है, ए है, तो डेट बनाने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला डेट का, जिसमें ईयर, मंथ एंड डे, ये आपका डेट बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी डेट में कोई डेट जोड़ना या घटाना है, जैसे मैं 20 दिन बाद का डेट चाहता हूं, तो आप क्या करें? 20 दिन बाद का डेट चाहिए तो इसमें हम प्लस कर, अगर घटाना है तो माइनस कर देंगे, तो पहले या बाद का डेट प्लस माइनस ला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे 3 मंथ के बाद का डेट चाहिए, तो क्या करते हैं आप लोग? 3 महीने का डेट, अगर कोई डेट है उसका 3 महीने के बाद डेट चाहिए, वो क्या करते हैं, कैसे लाते हैं आप लोग? +90। अगर मान लीजिए फरवरी हुआ तो 28 दिन ही उसमें, तो या 31-30 का चक्कर हुआ तो नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला आता है ई डेट, क्या आता है? ई डेट, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसमें मंथ डाल, 3 महीने के बाद की डेट तो सेम ही होगी ना,
19 तारीख से 3 महीने बाद भी तो 19 ही होगी, प्लस 90 करने तो 19 नहीं आए, तो ई डेट कर दीजिए। अगर आपको माइनस चाहिए, घर पहले का डेट चाहिए, तो 3 को -3 में लिखिए, ये आपका उससे पहले का डेट है, राइट। लेकिन दो डेट में मुझे जोड़ना है, जैसे दो दिन, दो से यहां पे मान लीजिए कि 22 दिन, 4 महीने और 3 साल बाद क्या डेट होगा। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं ऐसे कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जुगाड़ है। यहां देख सकते हैं, यहां दिख रहा है आपको, एक कंसेप्ट है, इसी फॉर्मेट को करेंगे, जुगाड़ थोड़ा और लगता है ना, कंसेप्ट सही रहेगा। तो यहां पे हम लिखते हैं डेट, ईयर। हमने क्या किया, इसमें से ईयर निकाल दिया, इसमें मैंने बोल दिया 3 है ना, 3 को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर मैनुअल पे आप यहाँ पे लिख दीजिए 3। तो ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, ईयर 2025 निकाला, उसमें 3 जोड़ के 2028 कर दिया। फिर यहाँ पे अगेन मैं मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें से मंथ लगाएगा जो कि 6 है। अब 6 महीने में प्लस मैंने 4 कर दिया। अब ध्यान रखिएगा कि अगर मंथ का जोड़ 12 से ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली ईयर में एक जोड़ देगा। जैसे मान लीजिए कि 10 महीने और उसमें 4 महीने जोड़ने, 14 महीने हुआ, तो वो क्या करेगा, 2 महीने रखेगा और 1 साल ईयर को दे देगा। और सेम आपका डे में भी होता है। तो डे में इसमें से हमने डे का फॉर्मूला निकाला, सॉरी कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा, डे का फॉर्मूला निकाला, और इसमें से हमने प्लस 22 दिन कर दिया, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कैसे लगाएंगे, तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, यहां पे फॉर्मूला लगाइए डे का, यहां लगाइए मंथ का, यहां लगाइए ईयर का, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर डेट के अंदर डाल दीजिए, ईयर, मंथ एंड डे। अच्छा डे लगा, डेट लगा ना, हो गया, समझे। लेकिन अगर मुझे दो डेट का डिफरेंस निकालना है डेज में, तो लेटेस्ट डेज माइनस ओल्ड डेज। लेकिन मुझे लेना है नेटवर्क डेज, नेटवर्किंग डेज, कि किसी ने आपके यहाँ कितना दिन काम किया है, जिसमें सैटरडे संडे छुट्टी थी, और इसके अलावा और भी हॉलीडे है, जैसे 1 जनवरी को छुट्टी थी, 26 जनवरी को छुट्टी थी, यहाँ पे 26 जनवरी की छुट्टी थी, 14 तारीख को छुट्टी थी, मकर संक्रांति, होली की छुट्टी थी, ऐसे आप डेट डाल, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला आता है नेटवर्क डेज। क्या आता है, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, एंड लिस्ट ऑफ हॉलीडे सिलेक्ट कर, पूरे साल का, जरूरी नहीं कि इन्हीं के बीच का हॉलीडे हो, पूरे साल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो इसके बीच में आएगा उसको माइनस कर देगा। तो 120 दिन सिलेक्ट, टोटल 169 डेज थे, बट सैटरडे संडे अगर हॉलीडे हटाते हैं तो 120 डेज था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंपनी सिर्फ संडे को बंद होती है, सैटरडे वर्किंग होता है, तो आप कैसे करेंगे, फिर सैटरडे संडे हटाना है। तो हमने नेटवर्क डेज लगाया डॉट आई एन डे, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए तो एमएनसी कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट डेट, कॉमा, हैंड डेट, कॉमा, यहां पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, कि कौन सा दिन आपका हॉलीडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है, लिस्ट दिखा है, सिलेक्ट कर लीजिए, एंड कॉमा, यहां पे आप सिलेक्ट कीजिए डेटा, आ गया। अब चीजें गर्ल्स को तो नहीं पूछ सकते हैं, कोई अपना एक डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, सर आप ही बताइए, आप ही बताइए डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 सितंबर, ये बताइए, 1978। अब सर का हम एज निकालने वाले हैं, एग्जैक्ट कितने साल, कितने महीने, कितने दिन।
निकाल सकते हैं? निकाल। तो इसके लिए लगाएंगे हम डेट DIF। ये फॉर्मूला लिस्ट में नहीं आएगा, एडिंस फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन करते आ जाए, डेट DIF फॉर्मूला। सब सोच रहे बताए, गलती तो नहीं कर दी? अब तो बता दिया। एक कहावत है ना, उफली में सर डाला तो मूसल से क्या डरे, अब बता दिया तो फिर छोड़िए। तो हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, और यहां हमने लिखा करेंट डेट, और मुझे क्या निकालना है, तो ईयर निकालना है, सिर्फ ईयर। तो यहां पे दे दीजिए वाई। इससे क्या होगा, आपका एज ईयर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए मंथ, तो इक्वल सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेट DIF, ब्रैकेट ओपन, हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या डाला, अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में एम डाल दिया फॉर द मंथ, तो क्या होगा, एज इन मंथ आ जाए। तो यहां क्या सीखेंगे कि अब यहां पे एज ही नहीं, अगर किसी दो डेट के बीच के डिफरेंस को मंथ में आपको निकालना है, कितने महीने हुए हैं कंप्लीट, तो आप डेटेटिव में एम डाल सकते हैं। लेकिन यहां पे मुझे मंथ में नहीं चाहिए, हमें पता करना है कि 26 ईयर के बाद कितना महीना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वाई एम कर देंगे, वाई एम, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया 8 महीने। और यहां पे लिखाया हमने डेट DIF, ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे अगर यहां पे सिर्फ डी डाल दिया तो क्या होगा, ये आपको बताएगा 17,071 दिन, दिन में आज। लेकिन दिन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 8 दिन के बाद कितना दिन हुआ है, 8 महीने के बाद। तो कुछ लोग यहाँ पे ले डाल देते हैं YMD, नहीं, सिर्फ डालना है MD, एम मंथ को इग्नोर करे और डेट को बताए, एम डाल, MD। तो आपकी एज हो गई 40 साल 8 महीने पूरे 27 दिन, और 28 में आने वाला है। आज के दिन काउंट नहीं हुआ है, कल तक का है। ठीक है, मिठाई उठाई मंगवा जाते, स्विगी की फैसिलिटी नहीं बना, मिठाई उठाई मंगवा के करवाते क्या, कल आप पूरे हो जाएंगे 40 साल 8 महीने और 28 दिन के। तो इस तरह से दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और मेरा बेटा जब इसको जाना था तो हर दिन क्या करता था, डेट का फॉर्मूला लगा के अपना ये डेट चेक करता था, अपना डेट ऑफ मैंने ये चेक करता था कितने साल कितने महीने कितने दिन। और VBA प्रोग्रामिंग के जरिए लगाना सीखा तो उसमें ईयर या आवर मिनट सेकंड भी आता है, वो भी चेक करता था एवरी डे, सिस्टम पे बैठकर। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अगली बार से ये भी चेक करेंगे। चलिए, ओके। इसमें सर ये भी आपने मेंशन किया कि भाई में ये रिक्वायरमेंट उल्टा कैसे करेंगे, आएगा यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट आना चाहिए, स्टार्ट डेट हाँ एंड डेट। ओके, अब यहाँ आप उल्टा लिखे सीधा लिखे मतलब नहीं है, फॉर्मूले में आना चाहिए स्टार्ट डेट एंड डेट। यानी कि यहाँ पे पहले एंडेड डला जबकि स्टार्ट भाई उसमें भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा ऐसी खुबादी सवाल दिमाग में कभी आया ही नहीं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अरे कुछ निकले चलते R&D करेंगे कुछ, ठीक है, R&D करके चेक कर लीजिएगा। सही डेटेड का नया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, डेटेड फॉर्मूला एडिंस फॉर्मूला है, ये आप में भी होगा लेकिन लिस्ट में नहीं आता है, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, डेटेड डेट DIF बोलते हैं इसको, डेट DIF, कुछ लोग इसको डेटेटिव बोलते हैं, बट डेट DIF है, DIF का मतलब हो गया डिफरेंस। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम सेव करते हैं। अब आप लोग फाइल ओपन करें, फंक्शन 2 वाली फाइल। अब आज शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप ओपन कीजिए फाइल में जिनके पास सिस्टम है।
डे 2 का फंक्शन पार्ट 2। ऑप्शन ओपन हो गया सबका? चलिए शुरू करते हैं। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। ये क्या करता है? ये डेटा को खोजता है। जैसे एग्जांपल, आप बैंक जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर देते हैं, बैंकर क्या करता है? करोड़ों कस्टमर में से आपका डिटेल खोज के निकालता है। अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं, क्लिक करते हैं, आपका रिजल्ट आता है, लाखों स्टूडेंट में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इसी को बोला जाता है लुकअप मेथड। ओके, जैसे मेरे पास डेटा है ना? अब इसमें एक यूनिक आईडी जो आईडी डली हुई। अब मेरे बॉस ने मुझे कुछ आईडी भेज दिया यहां से, भाई मुझे इन आईडी की डिटेल्स दे दो। उन्होंने सिर्फ आईडी भेजा, अब मुझे इनकी डिटेल चाहिए। अब मैं वीलुकअप यूज ना करूं तो क्या करना होगा? मुझे डेटा में जाना होगा, कंट्रोल एफ करके आईडी को सर्च करना होगा, और सर्च करते समय फॉर्मूला की जगह पे वैल्यू रख के फिर एंटर प्रेस करेंगे, लोकेशन पहुंच जाएंगे, देन इसको पूरे को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे। ये मैनुअल वर्क। फिर दोबारा आईडी आएगा, दोबारा सेम काम करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास वी लुकअप है तो मैं लगाऊंगा वी लुकअप। ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, पहला आता है लुकअप वैल्यू, मतलब कोई यूनिक नंबर क्या है जिसको खोजना है, तो हमारा यहां पे हमने 500 दे दिया। अब आता है टेबल एरे, किस डेटा में सर्च करना है। वो डेटा सेम फाइल में हो सकता है या किसी और फाइल में भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस फाइल को ओपन करके उस फाइल पे जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां हमने डेटा सीट पे आए और हमने, लेकिन सिलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा जो आईडी ढूंढ रहा है वो पहले कॉलम में होना चाहिए। वो बीच वगैरह में हुआ तो नहीं ढूंढ रहे, वो पहले कॉलम ही में होना चाहिए। तो उस कॉलम से लेके अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। देन अब मान लीजिए, क्योंकि यहां एक ही कॉलम का डेटा आपको शो करेगा, एक ही डेटा शो करेगा, तो आपको बताना है कि कौन सा डेटा चाहिए। मुझे डेट चाहिए, तो डेट चाहिए तो इसको आपको नंबर में बताना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर में। तो पहला, दूसरा, तो डाला, और यहां पे एग्जैक्ट मैच हमें बोला हाँ 0, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट अब इनने आया यहाँ पे, एक मिनट, आ गया डेट। अगर जो नहीं होगा उस पे क्या आएगा? इस तरह का एन हैश एन नॉट अवेलेबल, राइट। अब इसी तरह से मान लीजिए यहां मुझे ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो अगेन हम लगाएंगे वी लुकअप, हम सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, डेटा में जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसमें मुझे चाहिए तीसरा नंबर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे तीसरा दिए एंड कॉमा 0 किया और एंटर प्रेस। फिर मुझे चौथा, हर कॉलम में इसी तरह से आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिए वी लुकअप इस तरह से 1 बाय 1, इस बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो समझ में आया वी लुकअप कैसे लगता है? किसी को कंफ्यूजन? दोबारा लगा के दिखाऊं? चलिए, जी जी बिल्कुल, जी, और सिलेक्शन भी वहीं से करना है। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे में डेटा सेलेक्ट कीजिएगा, आईडी से स्टार्ट कीजिए, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, मुझे सोल्ड क्वांटिटी चाहिए तो 5वें नंबर पे है, यहां पे 5 दिया, कॉमा 0। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा काउंट करने में, बड़ा डेटा 30-40 कॉलम का डेटा हुआ तो इसका भी एक तरीका है, काउंट करना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए जैसे आप सिलेक्शन करते हैं ना, यहाँ पे जैसे सिलेक्शन किया तो आप देखिए माउस पॉइंटर पे कुछ लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको 10487 आर, आर मतलब इट मीन रो, और 7C मतलब कॉलम। तो मान लीजिए मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो 6 हुआ तो कॉमा 6 डाले, यहाँ चेक कर लिया, फिर पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कॉमा 6,0। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन है। टाइम करके हाँ, तो पर्टिकुलर एक्सेप्ट दूसरा रहना से मुझे पर्टिकुलर वैल्यू से सबसे करेगा दूसरा शिफ्ट बनाना है। तो उसका यूनिक नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, वी लुकअप लगा दीजिए, फुल लाइन फुल लाइन आ जाएगा। उसका तरीका है, बताता हूँ आपको।
तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो ड्रैग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे F4 कर दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 6 की जगह पे 7 8 ऐसे मैनुअल पर चेंज करना पड़ेगा, 9 इस तरह से, तो दिक्कत है ना। तो आप एक काम, दो इसके दो तरीके हैं, दो चीज से कर सकते हैं। एक तरीका है कि ऊपर आपको दिख रहा है ना नंबर, ऐसे नंबर आप टाइप कर दीजिए, जो भी कॉलम नंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिख दिया, जो भी नंबर है आपके, जो ये नंबर कौन से है, इसका नंबर नहीं है, एक कॉलम फील्ड डेटा के कितने नंबर कॉलम पे है। और जरूरी, अब मेरा सीक्वेंस है बट आपका जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस होगा, ठीक है। सो दैट केस में हमें उस हिसाब से लिख दीजिए। अब यहां पे लगाइए वी लुकअप, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा, और जो 2 3 डाल रहे हैं उसको ऊपर जाइए, यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा 0। अब इसको फ्रीज कीजिए, और इसका 1 फ्रीज कर दीजिए, ठीक है, एंड ड्रैग कर दीजिए, अपने आप आएगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन फिर भी है ना, एक तरीका है, ध्यान से देखिएगा। लेटेस्ट एक्सेल में तो आसानी से हो जाता है, बस पुराने एक्सेल में थोड़ा दिक्कत होता है। तो लेटेस्ट एक्सेल में हम क्या करते हैं, पुराने एक्सेल में क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहां सिलेक्ट कर लिया, पूरा सिलेक्ट कर लिया, और जहां तक है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पे वी लुकअप लगाएं, इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा में चले जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे इन दी कर्ली ब्रैकेट यहां लिखेंगे, यहां पे जितने भी कॉलम नंबर है उसका सीक्वेंस आप लिखेंगे, जो भी हो, सिक्वेंसली उसकी गारंटी नहीं है, जैसे आप मैनुअली जो लिखते हो ना, सब ऊपर सेलेक्ट करके उसी नंबर को यहां लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दिया हमने, यहां पे कॉमा चाहिए, ठीक है। और एंटर मारिएगा तो से नहीं होगा, एंटर नहीं मारना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सारा एक बार में बन जाएगा। अभी मैं दोबारा दिखाता हूं सर, दोबारा देखिए, आपका सवाल का जवाब यही है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, दोबारा देखिए, वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, प्लीज समझिए एक एरे है क्या, देखिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मैनुअल लिखूं, या फिर इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिख, एंटर मारते ये अपने आप को वैल्यू ऊपर सबको जो है जो चाहिए वैल्यू वो डालते हैं, इसी को बोला जाता है एरे, ठीक है। नहीं, ठीक है, क्योंकि ड्रैग नहीं करना होता है। तो यहां पे लिखते हैं वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद हमने डेटा को सिलेक्ट किया, देन इन दी कर्ली ब्रैकेट हमने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 और यहां पे कॉमा 0 कर दिया, ठीक है। लेटेस्ट एक्सेल अगर है 365 वगैरह है तो उसमें नॉर्मल एंटर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2016 में 13 में 7 में आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आए। हमारे गलती से एक ही सेल पे लगा दिया तो कोई बात नहीं, पूरे को एरिया को फॉर्मूला लगाने के बाद सिलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लीजिए, नाउ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। और नीचे तक के लिए इसको ड्रैग कर दीजिए, आ गया। ये वैलिडेशन आईडी को अगर मैंने यहां पे 145 किया, चेंज, ठीक है। अब यहां बात करते हैं मैच फॉर्मूला का। अब कई बार क्या होता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, मेरे पास एक फॉर्मेट बना है, उसमें
कभी भी कोई कॉलम का डेटा चाहिए होता है। अब ये चीजें तब लगाइए जब आपके कॉलम फिक्स है क्या। बट मेरे है कि जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वांटिटी सोल्ड है, डेट है, अब यहाँ पे बॉस ने बोला कि डेट यहाँ पे डालो और क्वांटिटी यहाँ डालो, तो बार बार वीलुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन एक काम अच्छा है, क्या है काम, कि जो यहां फील्ड वैल्यू है, फील्ड का नेम है, सेम टू सेम मेरे डेटा में भी, सेम टू सेम डेटा में। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मैच का। मैच, मैच में मैंने डेट को सिलेक्ट किया, मैच वैल्यू, और डेटा में चला गया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड कॉमा जीरो कर दिया। तो ये मैच फॉर्मूला क्या करता है, सेल वैल्यू को कोई रो या कोई कॉलम में सर्च करता है, अगर अवेलेबल है तो किस रो या कॉलम में अवेलेबल है उसका रो नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर दे देता है। तो इसने दो दे दिया कि डेट इसने डेटा में पहला और दूसरा कॉलम में चाहिए, और वीलुकअप को यही तो चाहिए, तो क्यों ना वीलुकअप को मैच के साथ कंबाइन कर दे। तो वीलुकअप, इसको कॉपी किया, डेटा में गए, डेटा को लिया, और इस पे मैंने अपने यहां इसको सिलेक्ट करके मैच रिजल्ट को एंड जीरो कर दिया, आ गया डेट। अब कल के डेट में यहां जोन हो गया, जैसे ही जोन टाइप करेंगे चेंज हो जाएगा। तो जोन टाइप करते ये चेंज हो गया, और वीलुकअप चेंज कर दिया रिजल्ट अपना। कैसे लगाया दोबारा देखिए, सबसे पहले लगाऊंगा मैं फॉर्मूला मैच का, किसका, मैच। मैच में सिलेक्ट करूंगा हेडिंग को, और डेटा के हेडिंग वाले रो को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट करना है। मैच में एक रो या एक कॉलम ही होता, पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं होता। यहां पे 04 एग्जैक्ट मैच, और एंटर प्रेस कर, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे छोड़ दे फिलहाल। इसके बाद मैंने यहां पे लगाया वीलुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा जी, एंटर मारिए, ये आ गया। और जो एचआर से हैं वो ये नोट कर लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इस तरह की चीजें जान रहा है इसका मतलब एक्सेल उसका ठीक, क्योंकि वीलुकअप का रट्टा मार का आता है, सब जानता है वीलुकअप पूछता है, वैसे वीलुकअप का रट्टा मार का आएगा, पूछना तो इस तरह की चीजें पूछिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मर्ज कर देंगे, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के थ्रू हमने मैच फॉर्मूले को इसके अंदर डाल दिया, और फ्रीज करके ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एच लुकअप। एक वी लुकअप की तरह ही एच लुकअप होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल होता है। कब लगता है, जैसे अभी डेटा हमारा ऊपर से नीचे था, मेरा जो रोल नंबर था, आईडी नंबर था, इस तरह से रो वाइज था। अब जो आ गया कॉलम वाइज आ गया, लेफ्ट टू राइट हो गया डेटा, ट्रांसपोज हो गया डेटा, जो आईडी था इस तरह से कॉलम्स में आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक 105 की ऑर्डर वैल्यू जाननी है, तो वी लुकअप मुझे नहीं दे सकता, तो क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे फॉर्मूला एच लुकअप का। एच लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया, जैसे वी लुकअप ऐसे सिलेक्ट करते हैं, एच लुकअप में ऐसे सिलेक्ट होगा, लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू डाउन। वी लुकअप में हम कॉलम काउंट करते थे, यहां रो काउंट होगा, तो ऑर्डर वैल्यू कितने, तीसरे नंबर पे है ना, आईडी और डेट एंड ऑर्डर, यहां पे तीसरा नंबर लिखेंगे, एंड कॉमा जी, चेंज होगा। जैसे मुझे 104 का चाहिए तो 104 का, इसका यूज कम होता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल डेटा बहुत कम मिलता है, कभी कभी मिलते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाएंगे एक्सेल पे, तो ये मोस्ट पूछे जाने वाली सवाल, और इसकी जवाब पे कितनों का सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ इसी एक जवाब पे, और ये रियल प्रॉब्लम है। हमने बताया वी लुकअप तभी लगा सकते हैं जब आपका आईडी यूनिक आईडी स्टार्टिंग, अलग यूनिक आईडी स्टार्टिंग में ना हो तो मुश्किल है क्या, जैसे यहां पे है, तो वी लुकअप के माध्यम से हम ये उठा लेंगे,
आईडी के आगे वाली वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू नहीं उठेगी ना। इसका सॉल्यूशन है मैच और इंडेक्स फॉर्मूला को कंबाइन। तो दोनों फॉर्मूला को पहले अलग अलग समझिए। मैच तो जानते हैं, मैच क्या काम करता है, रो नंबर या कॉलम नंबर देता है। मैच फॉर्मूला वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों चलता है, ठीक है ना। वर्टिकली चलेगा तो रो नंबर देगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा तो कॉलम नंबर देगा। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, इंडेक्स फॉर्मूला किसी तरह का लुकअप नहीं करता है। वो कहता है कि तुम डेटा सिलेक्ट करके दो, तो मैंने डेटा सिलेक्ट कर दिया। अब बोलते हैं बताओ इसमें कौन सा रो नंबर चाहिए, तो हमने बोला कि मुझे चाहिए रो नंबर 6, यहाँ पे 6 डाला। कॉलम नंबर क्या चाहिए, हमने कॉलम नंबर चाहिए 2, 2 आ गया। तो जो रो नंबर और कॉलम नंबर डालिएगा उसके हिसाब से डेटा आपको दे दे, ठीक है। ये कोई लुकअप नहीं करता है, सिंपल बोलता है कि डेटा में से कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम चाहिए, उस सेल का डेटा ढूंढ के देता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि मैंने लगाया फॉर्मूला किसका, मैच का। मैच फॉर्मूले में 120 को लिया और हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, सॉरी इसको आईडी को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा 0 कर दिया, तो यह आ गया 22 नंबर। मतलब जो 109 जो है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा K4 आ गया, हाँ K4 है ना, हाँ 120 है ना, 120 नंबर आपके 22वें नंबर रो पे है। अब ध्यान रखिएगा, इस 22 को नहीं शो करता है वो शो करता है काउंटिंग, शो करता है 1 2 3 4। संजोग से स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए मैं कॉमा कॉलम ऐड कर दिया फिर भी ये 22 ही दे रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट है यहाँ पे, समझ में आया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रो नंबर नहीं देता है, वो काउंट करके देता है, रो इंडेक्स नंबर 22 आ गया। और मुझे 2 पता है सेल्स वैल्यू, दूसरा कॉलम, तो मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला इंडेक्स का, इंडेक्स, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब जो रो नंबर 22 है वो मैच फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम नंबर 2 मैंने मैनुअल लिख दिया, आ गया। तो हमने क्या किया, इंडेक्स मैच को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला उठाइए एक साथ रख दीजिए, कॉपी कीजिए यहां रख दीजिए, जहां L5 उस पर डाल दीजिए। तो इंडेक्स मैच फॉर्मूला जब लगता है तो वी लुकअप की तरह काम करता है, और वी लुकअप की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां भी है कि आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना, इसकी प्रॉब्लम को दूर करता है ऑफसेट मैच। क्या करता है, ऑफसेट मैच। तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑफसेट फॉर्मूला बताता है कि आप यहां से कौन सा रो नंबर ड्यूटी चाहिए आप। तो मैंने रो नंबर पे बोला कि मुझे रो नंबर चाहिए मान लीजिए 6, तो 6 डाला, और कॉलम नंबर मान दिया मैंने कि मुझे चाहिए 3, या दूसरा कह दिया तो दूसरा, तो ये देखिए 113 नंबर आ गया ना। और बोले सर दूसरा डाला तो ये आना चाहिए, तो एक मैंने सिलेक्शन कहां से A1 से किया हुआ है, ये दूसरा में क्यों आ गया है सर। तो दूसरा मतलब तीसरा कॉलम, यहाँ पे 0 1 2 इस तरह से काउंट कर, ठीक है। ऑफसेट 0 से काउंटिंग करता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 107 का मैच फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच फॉर्मूला इस 107 का क्या निकाल के देगा, रो इंडेक्स नंबर, आया ना। फिर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, मुझे चाहिए जोन चाहिए, तो लगाऊंगा फॉर्मूला इसका ऑफसेट का। ऑफसेट में मैंने डेटा, इस डेटा की शुरुआती डेटा सिलेक्ट कर लिया, और मैंने बोला कि 9वें नंबर रो, देखिए -1 कर दिया ताकि वो एक कम गिने, 0 से गिनती करता है ना इसलिए। और कॉलम्स कौन सा चाहिए, जोन, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 डाल आ गया। अब आपको ऑफसेट मैच, इंडेक्स मैच अच्छा लगा उसको यूज कीजिए, ऑफसेट मैच अच्छा लगा उसको यूज, ठीक है। अच्छा, जितना भी वीलुकअप यूज किया है उसमें मैंने 0 का इस्तेमाल किया लास्ट में। अब जो HR से हैं उनको बोलता हूं, अगर आपको इंटरव्यू लेना है
और ये देखना है कि इसको अच्छा एक्सेल आता है कि नहीं आता है। एक सवाल पूछिए। यहाँ पे सेल्स है, मुझे इस स्लैब के अकॉर्डिंग इंसेंटिव यहाँ निकालना है, बट मैं नेस्टेड इफ यूज नहीं करना चाहता हूँ, वी लुकअप यूज चाहिए मुझे। अगर वो कर देता है तो मीन्स उसका एक्सेल ठीक है। ठीक है, बहुत ठीक है। कैसे करेंगे? तो पहले इसको इस स्लैब में लिखना है, 0, 41, 81, 101, और इसके आगे उसका रिजल्ट लिख देना है। अब यहां पे मुझे लगाना है वी लुकअप। क्या लगाना है? वी लुकअप। इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2। अब यहाँ जो लास्ट में हम जीरो डालते हैं ना, जीरो इट मीन फॉल्स होता है, एक्सेल के अंदर में जीरो इक्वल फॉल्स होता है, तो यहाँ ट्रू या 1 डाल दीजिए, एंटर मारिए। ये क्या करता है? ग्रुप लुकिंग करता है। इसने देखा 122 किससे बड़ा है, तो 122 बड़ा है 101, इसका रिजल्ट 500 शो कर। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूं 45, तो आपका 200 आएगा। 45 किससे बड़ा है? तो 41 से। समझे? तो वी लुकअप के अंदर में A1 हम डालते, इसको फ्रीज करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो वी लुकअप समझ में आया? इतने सारे एग्जांपल दिए, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, अब वी लुकअप के बाद हम सम इफ्स के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे एक चीज देखिए कि मेरे पास यहां सिटी का लिस्ट है ना, सिटी का लिस्ट। मुझे इसका यहां पे सारे लिस्ट चाहिए। आप अगर लेटेस्ट एक्सेल यूज करते हैं तो आप यूनिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यूनिक फॉर्मूला। वो क्या करेगा? सिर्फ यूनिक लिस्ट देगा। यूनिक क्या हो गया? यूनिक। ठीक है, बट आप लगा नहीं पाइएगा, क्या आपके पास नहीं है, तो यूनिक लिस्ट कैसे निकालेंगे? यूजिंग द पिवट, या फिर इसको कॉपी कीजिए, यहां पेस्ट कीजिए, डेटा मेनू बार में जाइए, आएगा रिमूव डुप्लीकेट। क्या आएगा? रिमूव डुप्लीकेट। क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, सारे हटा देगा। ठीक है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पे सोल्ड क्वांटिटी का टोटल चाहिए। मैं पीवट यूज नहीं करना चाहता, पीवट से ला ही जाएगा, एक फॉर्मूले के जरिए चाहता हूं। तो यहां पे हमने सम विथ कंडीशन, इट मीन सम इफ, और हमने सिलेक्ट किया रेंज, कि जो हमें पुणे को डेटा में कहां देखना है, हमने बोला कि मुझे सिटी में देखना है। ओके, क्या देखना है? तो पुणे को देखना है, इट मीन क्राइटेरिया। ओके, अगर मुझे एफ कॉलम में जितना भी पुणे आता है उसके अगेंस्ट सम किसका करना है, तो हमने बोल दिया बी कॉलम फॉर द क्वांटिटी, देन एंटर। तो 13,175 रिजल्ट आ गया। एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा सम इफ, हमने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, एंटर मारा, रिजल्ट आ गया नीचे, राइट। अब मान लीजिए ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो मुझे यहां पे एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, मतलब इनका एवरेज निकालना है मुझे। जैसे सम इफ था, वैसे आता है एवरेज इफ। क्या आता है? एवरेज इफ। सेम तरीके से लगता है, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, यहां पे आ गया आपका एवरेज रेंज, एंटर मारिए, नीचे ड्रैग कीजिए और इसके ऊपर परसेंटेज डाल दीजिए, राइट। अब मुझे यहां पे देखना है टोटल बिल, मतलब कितने टोटल हुए, तो मुझे काउंट करना है कि पुणे कितना बार रिपीट है, तो लगाएंगे किसका फॉर्मूला? काउंट इफ। इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया पुणे और ये सिलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया, तो दो ही होता है इसमें, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। क्या आ गया कि पुणे जो है 9 बार रिपीटेड है। समझे? अब मुझे यहां पे चाहिए हाई प्रॉफिट। अब यहां पे मुझे डबल कंडीशंस लगाने,
कि यहां पे मुझे देखना है लेस देन 25%। मुझे यहां पे चाहिए टोटल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसकी प्रॉफिट रेंज जो है वो ग्रेटर देन 25%। मतलब ये तो ओवरऑल सेल हो गया 3175, बट ऐसे कितने क्वांटिटी है जिसमें प्रॉफिट अच्छा है? प्रॉफिट अच्छा कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट की परसेंटेज 25% से ऊपर। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ्स, एस लग गया, बहुवचन। ठीक है, और यहां पे क्या है, सम किसका करना है? तो क्वांटिटी। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो हमारा सिटी है क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया रेंज। दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो प्रॉफिट है। क्राइटेरिया क्या है? अब यहां पे मुझे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में 25% लिख दीजिए। ठीक है, या अब इसको ड्रैग करने के लिए इस P1 को फ्रीज करना होगा। तो सम इफ्स का फॉर्मूला, जैसे जैसे आपको यहां पे एवरेज प्रॉफिट चाहिए इसका ग्रेटर देन 25% का, तो आप लिखेंगे एवरेज इफ्स। क्या लिखेंगे? एवरेज इफ्स। अब यहां पे हमने लिया एवरेज किसका निकालना है? तो प्रॉफिट का। ओके, क्राइटेरिया 1 क्या है? तो सिटी। क्राइटेरिया क्या है? तो पुणे। क्राइटेरिया 2 क्या है? तो अगेन प्रॉफिट। क्राइटेरिया क्या है? तो ग्रेटर देन 25। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया, परसेंटेज में डाल दीजिए। क्लियर है? अब यहां पे एक दिक्कत है, तो नेम के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो मेरे में यहां पे क्या है कि नेम लिखा है सुजीत कुमार या कुमार सुजीत। अब यही प्रॉब्लम है कि मेरा जहां डेटा है वहां पे सिर्फ सुजीत लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि सुजीत कुमार हो या सुजीत हो या कुमार सुजीत हो, तीनों का डेटा लुकअप। ठीक है, जैसे कंट्रोल एफ में होता है ना, जस्ट लाइक। तो इसके लिए आप नॉर्मल सम इफ का फॉर्मूला लगाएं, वी लुकअप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सम इफ का फॉर्मूला लगाएं या सम इफ्स का लगाएं। यहां पे आप सिलेक्ट कीजिए रेंज, तो रेंज हमारा नेम है, क्राइटेरिया ये रखा, और सम रेंज हमने क्वांटिटी। रिजल्ट जीरो आया, जीरो आएगा। आपको क्या करना है, नेम में जाइए, दोनों तरफ स्टार लगा, को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। आ गया? अब दोनों तरफ स्टार लगाने से हो गया एक कंटेंट विथ। क्या हो गया? कंटेंट विथ। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैंने स्टार सुजीत लगाए, ये हो जाएगा एंड विथ सुजीत। कुमार सुजीत को लेके आएगा, सुजीत कुमार को नहीं लाएगा। सुजीत या कुमार सुजीत को लाएगा, एंड विथ हुआ। अगर मैंने यहां पे सुजीत लिखा और स्टार लगा दिया, तो सुजीत से स्टार्ट होने चाहिए, लास्ट में कुमार हो, वर्मा हो, शर्मा हो, कोई भी हो चले। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे सिर्फ नाम ही नहीं है, यहां पे एक प्रॉब्लम और भी है, एक प्रॉब्लम और भी है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे कुछ वेंडर है और वेंडर के कोड है। तो वेंडर कोड जो है उसका स्टार्ट होता है वी से, ए से स्टार्ट मान लीजिए, ए से स्टार्ट, और उसके आगे 3 डिजिट का कोई नंबर होता है। ठीक है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा, लेकिन स्टार्ट ए से हो। अब मुझे सारे वेंडर का चाहिए, कैसे निकाले? सिंपल तरीका है, आप लिखिए ए और 1 2 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ कि भाई कुछ कोई भी वर्ड हो उसको उठा, स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद 3 कोई भी वर्ड हो, चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो, उसे मतलब नहीं, ये आपका समीफ उठा लेगा, और आपका वी लुकअप भी उठा। ठीक है, एवरेज भी उठा लेगा, एवरेज भी उठा लेगा, काउंट भी उठा लेगा, सब उठा लेगा। समीफ हमने रेंज लिया एंड कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, और रेंज में हमने यहां पर एंटर।
ओके। अब आप लोगों के पास कोई है फॉर्मूला जो जानना चाहते तो बोलिए, जो मैंने ना बताया, ये फॉर्मूला जो मैंने ही बताया हूं आपको जानना है तो बताइए, बता देगा। किसी के पास है कुछ ऐसा फॉर्मूला जो उसको सीखना है? नहीं, इसका मतलब घर से कोई भी आप प्रिपरेशन नहीं किए ना? सर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं नहीं, प्रैक्टिस अलग चीज हो गई। प्रैक्टिस पे डाउट होता है। प्रिपरेशन मतलब कि हमें फॉर्मूला सीखना है या कुछ सीखना है तो चलो ये चीजें मेरे काम की, एक बार सर से पूछेंगे कैसे। दैट इज ए प्रिपरेशन, समझे? और प्रैक्टिस किया तो डाउट हुआ तो डाउट हो गया कि मैं लगाया तो मुझसे लगा नहीं, बताइए कैसे लगेगा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर दोबारा लगा के बताइए। दैट इज द डाउट्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट पेपर आप लोग ओपन करें, टेस्ट सीट जो है ओपन करें। टेस्ट सीट अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आज कुछ कम काउंट है ना कल की अपेक्षा? इसमें टेस्ट 3 और टेस्ट 4 है, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4 है, इसमें से कोई एक करना है, या दोनों भी कर सकते हैं। टेस्ट 4 के अंदर क्या है? टेस्ट 4 के अंदर मुझे इंसेंटिव और टैक्स, इंसेंटिव एंड टैक्स दोनों बताया हुआ एग्जाम्पल है, कोई नया नहीं। आप इंसेंटिव निकाले या टैक्स निकाले, ठीक है। टैक्स स्लैब और इंसेंटिव स्लैब दोनों दिया हुआ है। चौथा में आपका ये है क्या है कि मुझे यहां आईडी के अकॉर्डिंग डेटा लुकअप करना है, तो यहां पे आपको वी लुकअप विथ मैच का फॉर्मूला लगाना, वी लुकअप विथ मैच। तो दो टेस्ट हैं आपके, दोनों में से कोई एक करे या दोनों कर ले, आधे घंटे का टाइम है,